नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता को नमन। आदरणीय बाबूजी एवं सभी साधक मित्रों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र के साथ में आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। कमर गर्दन सीधी, नेत्र बंद, दोनों हाथ गोद में रखते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्म के विषय में जब भी चिंतन चलता है, ब्रह्म के स्वरूप को लेकर, तो एक बात प्रमुखता से आती है कि कैसा ब्रह्म का स्वरूप है। तो निराकार स्वरूप की चर्चा होती है। ब्रह्म का स्वरूप ऐसा निराकार, और उस निराकार ब्रह्म ने इस संसार के एक एक तत्व को आकार दिया। एक अणु से लेकर के इस धरती, ग्रह, नक्षत्रों तक को आकार उस ब्रह्म ने दिया जिसका स्वयं का कोई आकार नहीं, जिसे हम किसी आकार में नहीं बांध सकते। जो सबसे बड़ा सृजन करता है, सबसे बड़ा शिल्पकार है, जो संसार का रचयिता है। हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी कुछ निर्माण कर लें तो भीतर में अहंकार फलने फूलने लगता है। और ईश्वर की निरअहंकारिता देखें तो इस स्तर की कि वो अपने को, स्वयं को प्रकट ही नहीं करता। उसका एक स्वरूप है अप्रकट। अप्रकट अवस्था में वो रहता है। यश की, मान सम्मान की, नाम की, यश की कोई कामना नहीं। कामना रहित ईश्वर की अवस्था। और हम छोटे छोटे कार्यों में, छोटी छोटी बातों में यश प्रतिष्ठा ढूंढने का प्रयास करते। वो ब्रह्म जो सृष्टि से पहले भी था, इस सृष्टि के दौरान भी है और सृष्टि के अंत में भी रहेगा। अर्थात जिसकी सत्ता अपरिवर्तनशील है इस परिवर्तनशील संसार में भी, और हम इस अपरिवर्तनशील संसार के पीछे भागते हुए उस सत्ता से दूर होते चले जाते। वो ब्रह्म जो सभी नाम रूपों से परे है, ऐसे ब्रह्म का चिंतन निरंतर चले तब एक परिपक्वता की अवस्था बनती है। निरंतर इस प्रकार के चिंतन से जब परिपक्वता की अवस्था बनती है तो साधक धीरे धीरे आनंद की अवस्था में पहुंचने लगता है। क्योंकि जीव भाव में रहने से, सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण रहने से चिंतन उसी प्रकार का चलता है। तो यह चिंतन ब्रह्म विषयक चिंतन बन ही नहीं पाता। जैसे जैसे आध्यात्म पथ पर हम आगे बढ़ते हैं तो आवश्यकता इसी बात की हो जाती है कि इस ब्रह्म विषयक चिंतन को बढ़ाया जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता। और जब ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बुद्धि हमारी उस स्तर पर स्थिर नहीं हो पाती, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का जागरण उस स्तर पर नहीं होता, अम, बुद्धि की परिपक्वता उस स्तर पर नहीं होती, तो विचलन बना रहता है। मन के स्तर पर निरंतर चलने वाला प्रवाह, विचारों का प्रवाह, उस स्थिरता को, बुद्धि की स्थिरता को प्राप्त नहीं होने। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने इस संबंध में ये बतलाया है कि दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। दो प्रकार के भोजन हम लेते हैं। एक भोजन हम लेते हैं मस्तिष्क के लिए, विचारों के लिए। दूसरा भोजन इस शरीर के लिए। दोनों ही प्रकार के भोजन पर कड़ा नियंत्रण, कड़ा अनुशासन आवश्यक बतलाया है। जहां बात आती है मन के स्तर के भोजन की, विचारों के, सात्विक विचारों को
स्थान देना आवश्यक है। जहाँ बात आती है भोजन की, तो सात्विक भोजन को इसीलिए पग पग पर इसकी महत्व अध्यात्म क्षेत्र में बतलाया गया है। और इसी को जानते हुए, अच्छा ये दोनों ही मुख्य रूप से कार्य तो मन पर ही कर रहे हैं, तो ऋषियों ने ये बतलाया कि मुख्य रूप से भोजन ही वह है जो हमारे मन के स्तर तक जाकर कार्य करता है। इसी की कारण शक्ति को उन्होंने खोजा, और कारण शक्ति का प्रभाव हमारे कारण शरीर पर, हमारे अंतःकरण पर, बुद्धि पर किस प्रकार पड़ता है, उसी अनुरूप हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता चला जाता है। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनेगा, और उसी अनुरूप हमारे कर्म बनेंगे। छांदोग्य उपनिषद का एक सूत्र है इस संबंध में, बड़ा ही सुंदर सूत्र है, हम सब ने सुना ही होगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथिनां विप्र मोक्ष। अर्थात आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। भीतर का अंतःकरण आहार की शुद्धि से शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तब ही ध्रुवा स्मृति अर्थात एक ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि की प्राप्ति होगी जहां फिर विस्मृति नहीं आएगी। अभी तो हम बार बार विस्मृत हो जाते हैं, जीव भाव में बार बार चले जाते हैं। तो आत्म भाव से नीचे गिर जाना, ये बार बार हो जाता है। तो ये इस बात का संकेत है कि वो ध्रुवा स्मृति अभी नहीं आई। तो जब ये स्मृति आती है, बुद्धि एक दिशा में नियोजित होती है, और निरंतर उस ईश्वर का चिंतन जब चलता है, तो साधक बंधनों से मुक्त होता है। इसे ही बंधन मुक्ति कहा, इसे ही मोह का छूट जाना कहा है। तो ये बात है, यहां से प्रारंभ हुई, अन्न से प्रारंभ होकर के बुद्धि की स्थिरता तक। और जब हम बुद्धि की बात करते हैं, तो ये बुद्धि का क्षेत्र विज्ञानमय कोश का क्षेत्र है। तो ये सूत्र इस बात का संकेत देता है कि भोजन की शुद्धि की आवश्यकता विज्ञानमय कोश तक तो साधक को रहती ही। बुद्धि की निर्मलता, पवित्र अवस्था, प्रज्ञा का जागरण तक, तो इस भोजन के प्रति बड़ा ही अनुशासन रखना आवश्यक है। युग ऋषि ने तो कड़े शब्दों में यहां तक कह दिया है कि यदि कोई व्यक्ति भोजन पर अनुशासन नहीं रख सकता, अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो उसे आत्म प्राप्ति, आत्मलक्ष्य जैसे साधनों की ओर और लक्ष्यों की ओर वो छोड़ देना चाहिए। इतने कड़े शब्दों में उन्होंने ये बात कही। और इसका अनुशासन डे वन से योग साधनाओं में, अध्यात्म में पहले दिन से प्रारंभ होकर के और इस बुद्धि की परिपक्व अवस्था तक, विज्ञान में कोष तक तो लेकर चलना ही होता है। इसके संबंध में युग ऋषि ने फिर ये बतलाया है कि इसके संबंध में, इसके भोजन के तीन स्वरूप उन्होंने बतलाए। ऋषियों ने इसके तीन स्वरूप खोजे, और इसके कारण स्वरूप उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण माना। इसीलिए चाहे इतने ऋषियों की हम बात करें, मुद्गल ऋषि की बात करें, या दुर्वासा ऋषि की बात करें, पिपलाद ऋषि की बात करें, या इस वर्तमान युग के ऋषि महाप्राज्ञ श्री राम शर्मा आचार्य जी की भी बात करें, तो उन्होंने भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय इस आहार शुद्धि को दिया। 24 वर्षों तक छाछ पर निर्वहन, जौ की रोटी पर निर्वहन युग ऋषि ने किया है। तो ये इस बात का संकेत है कि आहार शुद्धि परम आवश्यक है, और इन ऋषियों ने इस भोजन की कारण शक्ति को पहचाना। तो ये कारण शक्ति क्या है भोजन की? कारण शक्ति है भोजन के तीन स्वरूप। जैसे हमारे शरीर के तीन स्वरूप है, ऐसे ही भोजन के भी तीन स्वरूप, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। भोजन के स्थूल भाग से हमारे स्थूल भाग का निर्माण होता है, शरीर के स्थूल भाग का निर्माण होता है। भोजन के सूक्ष्म भाग से हमारे गुण का, शरीर का जो स्वभाव है, शरीर का जो गुण है, उसका निर्माण होता है। भोजन के कारण भाग से हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है। तो ऋषियों ने इसी बात को महत्व दिया है।
और जब इस कारण भाग पर ध्यान दिया जाएगा तो भोजन का जो स्थूल भाग है वो तो सुधर ही जाएगा, शरीर का जो स्थूल भाग है उसमें तो सुधार हो ही जाएगा। उन्होंने फिर इसके संबंध में बतलाया है कि ये कारण भाग 3 स्वरूपों वाला है, या यूं कहते हैं कि त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है यही इस भोजन के कारण स्वरूप में समाई हुई है। भोजन का जो कारण स्वरूप है वो यही सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से बना होता है। इसकी सबसे सुंदर व्याख्या गीता में बतलाई है, और गीता के 17वें अध्याय के 8वां, 9वां और 10वां सूत्र इस संबंध में बड़ी सुंदर व्याख्या करता है। इसमें सात्विक भोजन के संबंध में एक सूत्र आता है, उसमें बतलाते हैं योगीराज श्री कृष्ण की आयु, सत्व, बल, आरोग्यम, सुख, प्रीति, विवर्धना, अर्थात जो आयु को देने वाला है, जो सात्विकता की वृद्धि करने वाला है, बल की वृद्धि करने वाला है, आयु, सत्व, बल, और जो आरोग्य को देने वाला है, सुख, प्रीति अर्थात आत्मीयता का जो विकास करने वाला है, ऐसा भोजन। तो उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, उन्होंने एक कैटेगरी बता दी कि इस तरह का भोजन, ये भोजन इस तरह से लाभ देता है। फिर आगे ये बतलाते हैं कि इस भोजन के किस प्रकार का ऐसा भोजन होगा। वो बताते हैं कि ये भोजन है रस्याः, रस्याः स्निग्धः स्थिरा आहारा हृदय आहारा सात्विक प्रिया, अर्थात जो भोजन रस से परिपूर्ण हो। अच्छा, इसे वर्तमान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए चलते हैं। जब वे बात करते हैं कि रस्याः क्या है, तो भोजन की किस क्वालिटी की वो बात कर रहे हैं। पहली क्वालिटी वो बतलाते हैं भोजन की कि भोजन रस से परिपूर्ण होना चाहिए। हम सब भी ये जानते हैं कि भोजन में रस होना चाहिए। सब्जियों में, फलों में रस की मात्रा अधिक होती है। तो अब विज्ञान इसे कैसे कहता है, हमने चलिए योग के माध्यम से जान लिया कि भोजन में रस की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तो फल और सब्जियों का सेवन हम अधिक से अधिक मात्रा में करें। करंट साइंस इसे कहती है कि भोजन में फाइबरस प्रोडक्ट अधिक मात्रा में होनी चाहिए। जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें फाइबर की मात्रा अधिक से अधिक हो। फाइबर की मात्रा क्यों? ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पानी इस फाइबर के अंदर अच्छी मात्रा में होती है। तो ऐसा भोजन जब हम करते हैं और जब धीरे धीरे वो आंतों की ओर सरकता है, और आंतों का एक स्वभाव है कि भोजन का सोखने का कार्य, भोजन से रसों को सोखने का कार्य वे करती हैं। तो जब भोजन रसपूर्ण रहेगा, उसमें लिक्विडिटी की मात्रा अधिक रहेगी, तो मांसपेशियों का आंतों का काम बड़ा सरल हो जाएगा, और आंतों के भीतर की जो लाइनेजेस है उनके भीतर आकुंचन प्रकुंचन की जब प्रक्रिया चलती है तो मल का सरकना धीरे धीरे आगे की ओर मल द्वार की ओर सरल हो जाएगा, और इस तरह से भोजन से पोषक तत्वों को सोखने का कार्य सरल होगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है, जो मल बचा है, वो सरलता से शरीर से बाहर निकल जाएगा। और जब ऐसा होगा समय पर, जब मल शरीर से बाहर निकल जाएगा तो शरीर एक स्वस्थ अवस्था में बना रहेगा, और यही हमें बल की वृद्धि दे करेगा, यही हमारे भीतर आरोग्यता की वृद्धि करेगा। तो इतनी छोटा सा इस बात को उन्होंने इतने बड़े इस शरीर के विज्ञान को उन्होंने इस छोटी सी बात में रस्या कह करके बतला दिया कि बस ये रस्या, भोजन रसपूर्ण होना चाहिए। जब भोजन रसपूर्ण रहेगा तो इस तरह से शरीर को लाभ देगा। अच्छा, ये बात उन्होंने बता दी। इसके बाद वो अगली बात कहते हैं कि रस्या स्निग्धा, भोजन स्निग्ध होना चाहिए, भोजन में चिकनाहट होनी चाहिए। चिकनाहट का अर्थ है भोजन में, हमारे भोजन में घी की मात्रा, या ऐसे पदार्थों की मात्रा जो चिकनाहट दें, या कुछ तेल हो गए, तिलहन वाली कुछ फसलें जैसे अन्न है उनका प्रयोग हम करें, तो ये भोजन हमारे शरीर के भीतर चिकनाहट देंगे। जॉइंट्स को चिकनाहट की आवश्यकता है, साइनोवियल फ्लूइड जैसे यहाँ जॉइंट्स के भीतर में होता है। तो इन सबको अपने अपने तरीके से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो शरीर अपने तरीके से इनको परिवर्तित कर लेता है और काम में लेता है। तो वहां ये बात भी प्रूव होती है कि शरीर में चिकनाहट की आवश्यकता है। अभी जैसे सर्दियां प्रारंभ हो रही है तो आप देखिए शरीर में रुक्षता आने लग जाती है, ड्राइनेस आने लग जाती है। ड्राइनेस क्यों आने लग जाती है? शरीर में वात का प्रभाव बढ़ जाता है। बाहर से भी मौसम ड्राई हो रहा है तो उसका भी प्रभाव त्वचा पर पड़ता है, और भीतर भी ड्राइनेस आ जाती है। इसीलिए इन दिनों में तिल का प्रयोग या तेल का प्रयोग, घी का प्रयोग सर्दियों के दिनों में बढ़ जाता है, ताकि शरीर के भीतर वात प्रकोप न बढ़े। वात प्रकोप जैसे जैसे शरीर के भीतर बढ़ेगा, वैसे वैसे शरीर के भीतर
रुक्षता या वात संबंधित रोगों की समस्याएं बढ़ने लग जाती है। आर्थराइटिस की समस्याएं भी इन दिनों में जो पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा दर्द की अनुभूति होती है इन दिनों में। तो उसके भी पीछे का कारण ये है कि शरीर के भीतर रुक्षता आने लग जाती है, वात बढ़ने लग जाता है, कहीं ना कहीं उस लुब्रिकेंट की कमी है, कहीं ना कहीं स्निग्धता की कमी हो जाती है। तो कितनी सुंदरता से उन्होंने इन बातों को पिरोया है इसके भीतर में कि रस्या स्निग्धा स्थिरा। तीसरा वे बतलाते हैं स्थिर भोजन ऐसा हो जो शरीर में स्थिरता प्रदान करे। अब करंट साइंस इसे कैसे कहता है ये बतलाते हैं, जैसे कि भोजन में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, फैट होने चाहिए। जब स्निग्धता की बात करते हैं तो ये बतलाते हैं भोजन में फैट की मात्रा होनी चाहिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जब यहाँ स्थिरता की बात करते हैं तो ये कहते हैं भोजन में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। तो ये प्रोटीन हमारे शरीर के भीतर मांसपेशियों का निर्माण करता है, इसमें सहायक है। तो इस तरह से ये इस बात को भी प्रूव करता है। फिर एक महत्वपूर्ण बात ये बतलाते हैं कि हृदय अर्थात भोजन मधुर होना चाहिए, मन को प्रिय लगना चाहिए। भोजन करते समय में एक सुखद अनुभूति के साथ उस भोजन को करना चाहिए। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण आ जाती है। यहीं पर भोजन की कारण शक्ति की बात आ जाती है कि जो भोजन हम कर रहे हैं किस भाव से हम उस भोजन को कर रहे हैं, भोजन को बनाने वाले व्यक्ति का भाव क्या है। और यही नहीं, भोजन जहां से अन्न जहां से उपज कर आ रहा है अर्थात किसान से लेकर के और हमारी प्लेट तक आने के बीच में किन किन लोगों के माध्यम से ये भोजन हमारे पास पहुंचे, उन सबके भाव उसमें निहित हो जाते हैं। तो इन सब की कारण शक्ति को, इन सबको मिला जुला कर उन्होंने कारण शक्ति कहा है। तो भोजन की कारण शक्ति इसी से प्रकट होती है। और भोजन जब हम कर रहे हैं तो उस हृदय को अच्छा लगना चाहिए, मन को अच्छा लगना चाहिए, और किस भाव से हम उस भोजन को कर रहे हैं इस पर हमारा ध्यान बराबर होना चाहिए। तो इस तरह का भोजन जो व्यक्ति करता है तो सात्विक आहार की श्रेणी में आ जाता है। इसी को फिर आगे वे बतलाते हैं कि राजसिक भोजन कैसा होना चाहिए। अच्छा, इसमें जब हम सात्विक भोजन की बात करते हैं तो बस इस कैटेगरी को हम देख करके चलें कि इस तरह का ये 4 प्रकार की कैटेगरी बतला दी है। कोई भी भोजन हमारा इस कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें देखना ये है कि सात्विक भोजन में मोटा-मोटा हम बात करें तो ताजा सब्जियां, ताजा फल इसके अंदर आ जाते हैं, या अंकुरित अन्न इसमें आ जाते हैं, या दूध इसमें आ जाता है। तो इस तरह की चीजें सात्विक भोजन की श्रेणी में आ जाती हैं, ताजा बना हुआ। और यही सात्विकता की भीतर वृद्धि करता है। सात्विकता की भीतर वृद्धि से होता क्या है इसके संबंध में पहला ही सूत्र में उन्होंने बतला दिया है कि आयु देगा, सत्व देगा, बल देगा, आरोग्य देगा, सुख देगा और आत्मीयता का भीतर विकास करेगा। आगे बढ़ते हैं, राजसिक भोजन के संबंध में वो बतलाते हैं कि कट्व, अम्ल, लवण, अति तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, विदाहीन, अर्थात ऐसा भोजन जो कड़वा हो, तीक्ष्ण हो, रुक्ष हो, ज्यादा गर्म हो, जो शरीर के भीतर जलन देने वाला हो, ऐसा भोजन राजसिक भोजन की श्रेणी में आता है। राजसिक व्यक्ति को ऐसा भोजन प्रिय होता है। और ऐसा भोजन शरीर में दुख शोक का मय प्रदान, ऐसा भोजन शरीर में दुख और शोक का कारण देने वाला होता है। तो ऐसे भोजन से हर साधक को बचना चाहिए। तो मिर्च मसालेदार भोजन का प्रयोग जब हम करते हैं, ज्यादा मीठा, ज्यादा तीखा भोजन जब हम प्रयोग में लेते हैं तो ये भोजन इसी की श्रेणी में आ जाता है। इस भोजन से मन में चंचलता उत्पन्न होती है, निरंतर मन चलायमान बना रहता है, स्थिरता मन के स्तर पर आ ही नहीं पाती। तो इसके पीछे का कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमारे भोजन में, हमारे डेली दैनिक जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें इस तरह का भोजन का कहीं ना कहीं समावेश है, तो मन के स्तर पर चंचलता निरंतर बनी। फिर आगे वे बात बतलाते हैं कि ये तो इसकी बात होगी। फिर आगे बतलाते हैं तामसिक भोजन के संबंध। तो तामसिक भोजन के संबंध में वे बतलाते हैं यातयामम, गतरसम, पूति, पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थात गतरसम, जो भोजन जिसमें रसहीन भोजन है, ऐसा भोजन जिसमें रस नहीं है। जैसे हमने पहले बात की कि भोजन में रस चाहिए, रस की आवश्यकता क्यों है। अब यहाँ वैसा भोजन जिसमें रस नहीं है, अर्थात जैसे प्रोसेस्ड फूड आजकल है या फास्ट फूड लोग करते हैं, उसमें भोजन की उसमें रस की मात्रा नहीं होती। तो ऐसा भोजन जब पेट में जाता है तो बस पड़ा रहेगा, एक भार जरूर आपको मिलेगा, शरीर में पेट पर लगेगा कि हाँ कुछ खाया है, लेकिन ऐसा भोजन शरीर पर, पेट पर भार बनकर रहता है। और
चूंकि उसमें रस की मात्रा न होने से धीरे धीरे उसका निष्कासन होता है, और जब धीरे धीरे निष्कासन होगा, ज्यादा लंबे समय तक जब कोई भोजन पेट के भीतर पड़ा रहता है, आंतों में पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे सड़ांध उत्पन्न होती है, और ऐसा भोजन बैड बैक्टीरियाज को आंतों के भीतर बढ़ाता चला जाता है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये मुख्य रूप से त्रिदोषों को बिगाड़ने का कारण बनता है। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बिगाड़ने में मुख्य भूमि इसका इस तरह के भोजन की ही है। और इसीलिए कहा है कि सभी बीमारियों की जड़ पेट से ही प्रारंभ होती है। तो इसमें रजोगुण से प्रभावित जो भोजन है या तामसिक भोजन है, ये भोजन, दोनों प्रकार के भोजन बड़ा ही प्रभाव डालते हैं। तो वहाँ ये बतलाते हैं कि इस तरह का भोजन, जो रसीन भोजन है, जो बासी भोजन है, जो झूठा भोजन है, या जो दुर्गंध युक्त भोजन है, या नशे की दवाएं हो गई, या नशीले पदार्थ हो गए, इस तरह का भोजन जब हम करते हैं, या मांसाहार हो गया, तो इस तरह का भोजन जब हम करते हैं तो शरीर के भीतर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसा भोजन, रासिक भोजन जहाँ दुख देता है, वहीं रासिक भोजन आलस्य, अकर्मण्यता का भाव देगा, निष्क्रियता देगा, मन के स्तर पर सक्रियता का अनुभव व्यक्ति को हो ही नहीं पाता, और बस उसी तरह का स्तर जैसे कुंभकर्ण का, खा पी करके पड़े रहो, वैसी अवस्था इसमें भी प्राप्त होती है व्यक्ति को। और आपराधिक प्रवृत्तियां जब बढ़ने की बात आती है, तो यही तामसिक भोजन उस तरह की वृत्तियों को बढ़ा देता है। इसीलिए ऋषियों ने भोजन की कारण शक्ति को महत्व दिया। उन्होंने बतलाया है कि इस तरह का भोजन जब हम करेंगे, जो सात्विकता से परिपूर्ण है, तो हमारे भीतर सात्विकता का निर्माण करेगा। युग ऋषि ने इसके संबंध में बड़ी सरल से कुछ प्रश्न रखे हैं। उन्होंने कहा है कि आहार शुद्धि के संबंध में जब जब हमें चिंतन करना हो, तो इसके संबंध में 4 बातों पर हम चिंतन करें, तो स्वतः चीजें हमारे सम्मुख खुलती चली जाएंगी। 4 प्रश्न क्या हैं भोजन के संबंध में? क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, और कितना खाएं। बस इन 4 बातों पर हम चिंतन चलते करते चले जाएंगे, तो हमें विशेष आहार शुद्धि के संबंध में विशेष कहीं और से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो वे बतलाते हैं कि क्या खाएं। पहला प्रश्न ये है कि हम क्या खाएं। क्या खाएं के संबंध में अभी हमने जो चर्चा की, ये इसी संबंध में थी कि भोजन की श्रेणी किस तरह की होनी चाहिए, पहली बात। तो यही बात निकल कर आती है कि सात्विक, तामसिक, सात्विक, रासिक और तामसिक भोजन। अच्छा, इसमें सात्विक भोजन के संबंध में तो चलिए हमें समझ में आ गया, इस तरह का है। शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? अब ये कहते हैं कि आपने, हम सब ने सुना है कि जैसा खाएंगे अन्न, वैसा बनेगा मन। तो मन के स्तर पर ये भोजन प्रभाव कैसे डाल रहा है? एक तो कारण शरीर से हमने आध्यात्मिक इन शब्दों से जाना, या इन योग के मत से हमने इस चीज को जाना कि ये इस तरीके से प्रभाव डाल रहा है। अब करंट साइंस कैसे इस चीज को देखती है, इसको भी देखते हुए चलते हैं। अभी इन दिनों में बड़ा ही एक टॉपिक बड़ा ही चलता है, आप सबने भी सुना होगा, ये गट ब्रेन एक्सिस की आपने सबने बात सुनी होगी। तो इसका सीधा संबंध हमारे मन के साथ में है। जिस तरह से हमारा ब्रेन में एक पूरा नर्वस सिस्टम है, ऐसा ही नर्वस सिस्टम हमारे आंतों में भी है, और 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे आंतों में होते हैं, और इसी कारण से इसे सेकंड ब्रेन कह दिया जाता है। फर्स्ट ब्रेन हमारा ये है मस्तिष्क, और दूसरा सेकंड ब्रेन इसे कहा जाता है, आंतों को कहा जाता है। अच्छा, इसमें न्यूरॉन्स है, तो स्वाभाविक है फिर जब यहाँ न्यूरॉन्स है, तो कुछ ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की कुछ ना कुछ गतिविधियां यहाँ होंगी। तो निश्चित ही यहाँ पर सेरोटिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादित होता है। और सेरोटिन क्या करता है? सेरोटिन हमारे मूड को बनाने का काम करता है, एक भीतर एक अच्छा वातावरण, मन के स्तर पर एक अच्छा वातावरण बनाने का काम करता है, एक सुखद अनुभूति देने का प्रयास करता है। जब हम तनाव की अवस्था में होते हैं, उस तनाव की अवस्था से बाहर निकालने का काम तभी हो पाता है जब हमारे भीतर सेरोटिन का एक खास स्तर बना हुआ। सेरोटिन का स्तर न बना रहे, तब फिर अवसाद के, तनाव के, एंजाइटी की जैसे समस्याएं व्यक्ति के जीवन में बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ में आती है कि न्यूरोट्रांसमीटर किसी न किसी प्रकार से यहाँ कार्य करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने खोज करी, उन्होंने पाया कि 90% सेरोटोनिन का उत्पादन इसी गट में होता है, आंतों में होता है।
अर्थात ब्रेन में मात्र 10% सेरोटोनिन का उत्पादन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा सेरोटोनिन का जो उत्पादन जो गट में आंतों में हो रहा है, इसका संबंध इसके साथ में है। यहाँ डायरेक्टली तो ये प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने फिर ये देखा कि गट और ब्रेन का एक एक्सिस है, मस्तिष्क से आंतों को जोड़ने का एक पूरा मार्ग है, और ये मार्ग जुड़ा होता है वेगस तंत्र के माध्यम से, वेगस नर्व के माध्यम से जुड़ा होता है। और इसी वेगस नर्व को युग ऋषि ने सावित्री कुंडली एवं तंत्र नामक जो वाङ्मय है उसमें जब वे चर्चा करते हैं नाड़ियों की, तो वहां उन्होंने इसे विश्वधरा नाड़ी कहा है। तो इसके साथ में इसका संबंध है, और इसके माध्यम से ब्रेन के साथ में इसका कनेक्शन बनता है। और तब हम जो भी किसी प्रकार का भोजन यदि कर रहे हैं, तो उसके प्रति सुखद अनुभूति हमें होती है, तो वो सीधे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। अच्छा, एक और तरीके से देखते हैं कि जब हम इस तरह का भोजन करते हैं, जो राजसिक भोजन है या जो तामसिक भोजन है, ये राजसिक और तामसिक भोजन धीरे धीरे पचता है, वहीं सात्विक भोजन जल्दी पच जाएगा। जल्दी पचेगा तो स्वाभाविक है ऊर्जा भी जल्दी देगा, तो शरीर को ऊर्जा शक्ति तुरंत मिलेगी। राजसिक भोजन तामसिक भोजन जब धीरे धीरे पचेगा तो शरीर में, आंतों में, पेट में पड़ा रहेगा, और इस ज्यादा लंबे समय तक जब कोई भोजन पड़ा रहता है पेट में, तो वो धीरे धीरे पेट के भीतर का माइक्रोबायोम बिगड़ने लगता है। माइक्रोबायोम का अर्थ है एक ऐसा बास्केट आप समझ लें, जिसमें अनेकों प्रकार के बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, फंगीज हैं। तो ये हमारे आंतों में होता है, खरबों बैक्टीरिया हैं हमारी आंतों में। और जब इनकी संख्या बिगड़ती है इस तरह के गलत खान पान से, राजसिक या तामसिक भोजन से इन पर प्रभाव पड़ता है, और जब इन पर प्रभाव पड़ता है तो बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। इसी को इन्होंने गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया कह दिया है। तो जब इस तरह का भोजन हम लगातार ले रहे हैं, तो गुड बैक्टीरिया की संख्या बिगड़ने लग जाती है। गुड बैक्टीरिया की संख्या बिगड़ने का अर्थ है जो पूरा गट माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब वो डिस्टर्ब होगा तो भीतर सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी पाया है कि डोपामाइन का भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इसमें हो रहा है, कुछ मात्रा में गाबा का भी प्रोडक्शन इसमें होता है। तो ये सारे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलकर के हमारे मन के स्तर को उठाने का काम करते हैं, मन के स्तर पर एक सुखद अनुभूति देते हैं। तो इस तरह का भोजन जब हम लगातार करते हैं तो पूरा गट माइक्रोबायोम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, और जब ये डिस्टर्ब होगा, सब सप्रेस होगा, तो स्वाभाविक है कि हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, हमारा मन भी बिगड़ेगा। तो इसका सीधा संबंध हमें एक ही समझ में आता है कि मन के साथ में है। अच्छा, ये तो गट माइक्रोबायोम की ये बात तो हो गई कि चलिए ये एक बात समझ में आती है, हमारा इसका रिलेशन समझ में आता है कि इस तरीके से ये ट्रांसमीटर्स निकलते हैं, और इस तरीके से ये मस्तिष्क से जाकर के संबंध बनाता है, और हमारे स्वभाव को, हमारे मन को ऊपर उठाने का या भीतर के स्वभाव को बनाने का कार्य करेगा। इसी के साथ में अब चूंकि इस तरह का प्रचलन है कि प्रोसेस्ड फूड लोग खाते हैं, या इस तरह का पिज्जा बर्गर इस तरह का भोजन लगातार कर रहे हैं, या पैकेज फूड की भी हम बात करें तो वैसा भोजन भी यदि हम खा रहे हैं, या अत्यधिक तला भुना भोजन भी यदि हम कर रहे हैं, तो ये ऐसा सारा भोजन जब पेट में जाता है तो निरंतर पेट पर प्रेशर डालेगा, पेट को सप्रेस करेगा, और कहीं ना कहीं ये गट माइक्रोबायोम को बिगाड़ेगा। यौगिक दृष्टिकोण से जब हम बात करें तो बात आती है प्राणों की। जब इस तरह का भोजन लगातार हम लेंगे जो राजसिक है या तामसिक भोजन है, तो प्राणों को डिस्टर्ब करेगा। और प्राणों के डिस्टर्ब होने का अर्थ है कि जब हम 10 प्राणों की बात करते हैं तो 10 में से एक भी प्राण डिस्टर्ब हुआ, एक भी प्राण विकृत हुआ, तो वो अन्य प्राणों को विकृत करेगा। क्योंकि सभी प्राण अंततोगत्वा तो ये प्राण तो सब एक ही हैं, वो तो ठीक है शरीर के भीतर जाने पर और अलग अलग अंगों में, अलग अलग हिस्सों में अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं, तो उस तरीके से उनका नामकरण किया गया है। बाकी तो प्राण एक ही है। जब वो शरीर में कहीं भी किसी भी हिस्से में किसी प्रकार की कोई समस्या आई, प्राण कहीं विकृत हुआ, तो सारे प्राणों पर उसका विपरीत प्रभाव आएगा। जैसे चिंतन हमने विकृत किया, लगातार नकारात्मक चिंतन कर रहा है व्यक्ति, तनाव की अवस्था में है, तो व्यान उसका डिस्टर्ब होगा, और जब व्यान डिस्टर्ब होगा तो आपने सुना होगा, इसका सीधा संबंध साइंस के साथ में निकल करके आएगा। जब व्यक्ति लगातार नकारात्मक चिंतन करता है तो आईबीएस हो जाता है, अर्थात इरिटेटिव बोल सिंड्रोम या कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, या भीतर पेट में अल्सर हो जाते हैं चिंतन मात्र से। तो कहीं ना कहीं उस प्राण को विकृत किया, वो प्राण विकृत हुआ, और भीतर समान प्राण को विकृत कर दिया। तो इसी तरह से इस प्रकार का भोजन भी जब हम करते हैं लगातार, तो समान प्राण को विकृत करता है।
अब जब ये समान प्राण को विकृत करता है तो इससे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया घटित होती है कि अपान प्राण कुपित होने लगता है। समान के नीचे ही जो मल द्वार का क्षेत्र है पूरा, वहां पर अपान प्राण होता है, तो ये अपान प्राण को प्रेशर करेगा। जब अपान प्राण को प्रेशर करेगा तो अपान प्राण नीचे की ओर प्रवाहित होने लग जाएगा। और चूंकि उसकी तो स्वाभाविक गति ही ऐसी होती है कि अपान की गति अधोगामी है, उसी गति को रोक करके हमें उस अपान प्राण को ऊपर उठाना होता है। अब यहाँ निरंतर जब हम इस प्रकार का भोजन करेंगे तो ये भोजन सप्रेस करेगा समान प्राण को, और समान प्राण में जब विकृति आएगी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने लग जाएगा, अपच होने लग जाएगा, इसका अर्थ यही है कि समान प्राण विकृत हो रहा है। जब समान प्राण विकृत हुआ तो ये प्रेशर डालेगा अपान प्राण पर, और अपान प्राण पर जब प्रेशर पड़ेगा तब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल करके आती है कि तब काम वासना से व्यक्ति बच नहीं सकता, यह निश्चित व्यक्ति को प्रभावित करेगी। तो क्योंकि विकृत हो रहा है, जहां अपान प्राण विकृत हुआ, मन के स्तर पर हम कितने भी बड़े बड़े किले बना लें वासना से बचने के लिए, और चारों तरफ हम विचारों की सेना खड़ी कर लें, लेकिन फिर भी कहीं यदि भोजन इस प्रकार का नियंत्रण लिया जा रहा है तो इस प्राण को विकृत करेगा, ये प्राण इस अपान प्राण को विकृत करेगा, इसे दबाएगा, नीचे प्रेशर डालेगा, तो ये सारे हमारे प्रयास फिर धरे रह जाते हैं। इसलिए इसलिए फिर ऋषियों ने यह बात भी महत्वपूर्ण बतलाई है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए जो मुख्य आधार है हमारे जीवन में, रूपांतरण का जो आधार बनेगा वो यही काम शक्ति का रूपांतरण है। इसका जैसे जैसे रूपांतरण होता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति का भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन होता चला जाता है, तो इसकी आवश्यकता है। तो ऋषियों ने इस बात को महत्व दिया कि पहली आवश्यकता स्वादेंद्रिय को नियंत्रित करने की, दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता जनेंद्रिय को नियंत्रित करने की। जो साधक इन दोनों इंद्रियों को नियंत्रित स्थापित कर लेता है तो वो ये कहते हैं कि लगभग लगभग उसके लिए आध्यात्मिक पक्ष, आध्यात्मिक मार्ग उसके लिए लगभग लगभग प्रशस्त हो चुका होता है। और यहाँ तो हमारे लिए पहले ही आवश्यकता स्वादेंद्रिय की वही नहीं छूटती, उसी पर नियंत्रण नहीं। इसीलिए ऋषियों ने कह दिया कि पहली ही आवश्यकता है स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण की, जीवा पर नियंत्रित करेंगे तो फिर आगे की बात बनेगी। तो अन्नमय कोश की साधना जब हम करते हैं, इसमें यही आवश्यक है कि शरीर का स्वास्थ्य तो मिल ही जाएगा, हमें इस दौरान जानना क्या है, इस अन्नमय कोश की साधना में करना क्या है। ठीक है, हम ये जितने इसमें उपाय हैं, 4 प्रकार के जो उपाय बतलाए हैं, आसन है, उपवास है, तत्व शुद्धि तपस्या है, और एक 5वां उपवास है आहार शुद्धि है, तो हम इसके माध्यम से शरीर तो स्वस्थ हो रहा है, लेकिन हम अनुभव क्या कर रहे हैं? निरंतर हम एक खास प्रकार का भोजन करे जा रहे हैं कि चलो हमको बतला दिया है कि अस्वाद भोजन करना चाहिए, लेकिन शरीर के स्तर पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? क्या हम इसे जान रहे हैं? क्या हम इसे समझ रहे हैं? शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है? किसी ने कह दिया कि हमें चलिए इस तरह का भोजन करना चाहिए, हम जो है चलिए फलों पर रहेंगे, लेकिन क्या हमने ये जाना कि इस फल का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि ये भी तो जरूरी नहीं है कि एक प्रकार के फल या एक प्रकार की सब्जियां किसी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं तो दूसरे के लिए सही हो, ये भी जरूरी नहीं होता है। तो इस अन्नमय कोश में यही जानना होता है कि मेरे शरीर के लिए किस प्रकार का खाद्य पदार्थ आवश्यक है। इन साल भर, 2 साल, जितने भी समय का हमारा अन्नमय कोश की साधना का हमने समय लिया है, उसमें यही जानना होता है कि किस प्रकार के भोजन को मैं लेकर के, ग्रहण करके, और अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता हूँ, अपने मन को स्थिर रख सकता हूँ। तो यही एग्जामिन करना होता है। स्वास्थ्य तो इसके साथ में मिल ही जाएगा, ये तो एक माइलस्टोन की तरह है, तो उत्तम स्वास्थ्य तो मिलना, इसमें बतलाया है सात्विक भोजन के संबंध में। जब हमने बात की तो पहले ही बात उन्होंने कह दी कि आयु, व्यक्ति को आयु मिल जाती है, तो दीर्घायु जीवन तो वैसे ही मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण यहाँ ये बात निकल के आती है कि इस शरीर की लिमिटेशंस को भी हम जानें, इसकी नश्वरता को भी हम समझें, और इसकी क्षमताओं को बढ़ाने कैसे, किन तरीकों से इसे बढ़ाया जाए, इसे भी हम समझें। तो ये समझना जब संभव होता है वो इसी की साधना में होता है, अन्नमय कोश की साधना में। तो टेस्टिंग करनी पड़ती है यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के भोजन को लेकर के हम देखें। मान लिया कि आपको कह दिया कि आलू खाने से किसी को गैस बनती है, तो वो उस आलू का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे को बने तो उस आलू का प्रयोग कर सकता है। किसी को गोभी खाने से गैस हो जाती है, किसी को नहीं होती है। किसी को केला खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जबकि केले में पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है, शरीर को उसकी भी आवश्यकता है। केला खाने से शरीर पुष्ट होता है, लेकिन अब किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वो केला नहीं खाएगा। तो ये
अब हम निर्भरता, या तो ये रहे कि फिर हम अन्नमय कोश की साधना करने के बाद भी हम निर्भर हैं दूसरों पर कि कोई बताए हमें कि क्या खाएं, क्या पिए, किस तरह से रहें, तब तो फिर अन्नमय कोश की साधना कहाँ हुई। अन्नमय कोश की साधना तभी है जब हम ये जान जाएं कि मेरे इस शरीर के लिए क्या आवश्यक है, और शरीर के साथ में मन के लिए क्या आवश्यक है। मन की स्थिरता और अस्थिरता किस प्रकार के भोजन से बन रही है, ये भी जानना यहाँ। तो ये महत्वपूर्ण बातें कुछ निकल करके आती हैं कि अन्नमय कोश की साधना के दौरान इन बातों को हम एग्जामिन करते चले, तब हम कहेंगे वास्तव में कि हमने इस अन्नमय कोश की साधना की और इससे पार की। तो हम बात कर रहे थे कि क्या खाएं। तो इस तरह का भोजन कि जो सात्विक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है वो भोजन हम खाएं। जो ताजा बना हुआ भोजन है वो हम खाएं। ताजा बना हुआ भोजन रहेगा तो वही जल्दी पचेगा। ऐसा भोजन जो सुपाच्य हो, जल्दी से पच जाए, वो भोजन हम खाएं। जितना लंबे समय तक, जितना ज्यादा समय भोजन पचने में लेगा, उतना ही ज्यादा समय शरीर में पड़ा रहेगा, आंतों में रखा पड़ा रहेगा। तो आंतों में पड़े रहने का अर्थ ये हो गया कि फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो वात रोग को बढ़ाएगा या अन्य प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार के भोजन से हमें बचना चाहिए। तो क्या खाए के संबंध में एक बात हमें ये समझ में आ गई कि इस तरह का भोजन कब खाएं। कब खाएं, कब खाएं के संबंध में योग ऋषि बतलाते हैं कि जब कड़ाके की भूख लगे। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है कि जब कड़ाके की भूख लगे तब इस तरह का भोजन करें। अब चूंकि हमारी आदत तो ऐसी हो जाती है कि हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, है ना। चाय, अब जैसे ऑफिस में है या जो बिजनेस में है तो वहां भी चाय निरंतर चला करती है। तो इन सब चीजों से शरीर को ही नुकसान है हमारे। और लगातार जब इस तरह का भोजन जब शरीर के भीतर लगातार जाता है तो शरीर के भीतर जो पाचक तत्व है कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रभाव आएगा। पाचक रसों पर प्रभाव आता है। बार बार उन पाचक रसों का निकलना बार बार पेट के स्तर पर प्रेशर डालता है। और जब इस तरह का भोजन हम बार बार करेंगे या थोड़ी मात्रा में भी यदि हमने भोजन किया है तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क को सिग्नल मिलता है कि कुछ भोजन पेट के भीतर गया है। उसे पचाने के लिए पाचक रसों का सिक्रेशन, उनका स्रावित किया जाना आवश्यक है, तो वो स्रावित करने लगता है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ तो आधा पका भोजन है, कुछ ऐसा भोजन जो हमने घंटे 2 घंटे पहले किया, फिर उसके बाद में हमने ये खा लिया। एक सामान्य रूप से भोजन को पेट से आंतों की तरफ सरकने में 4 घंटे का समय लग जाता है। अब बीच बीच में हम कुछ खाते चले जा रहे हैं, अब वो जो भोजन पचता चला जा रहा है, आगे की ओर सरक रहा है, लेकिन हमने बीच बीच में फिर कुछ खाने की आदत डाल रखी है, तो ऐसा अधपका भोजन भी आंतों की ओर सरकने लगता है। जब ऐसा भोजन पेट में आंतों की ओर जाएगा तो ये भोजन, इसी भोजन से तो हमारी आंतें रस को एब्जॉर्ब करेंगी और रसों को सोखने का, रसों को एब्जॉर्ब करने का काम ये करेंगी। अब किस प्रकार का रस है, तो ये अधपका रस। इस अधपका रस जब भोजन के माध्यम, आंतों के माध्यम से रक्त में जाएगा तो रक्त में विकार उत्पन्न होगा। और रक्त में विकार उत्पन्न होना अर्थात शरीर के समस्त अंगों तक, एक एक कोशिकाओं तक धीरे धीरे बीमारियों का फैलना। क्योंकि जो भोजन हम ले रहे हैं, जो रस हम हमें प्राप्त हो रहा है, उस रस की क्वालिटी, उसका गुण, उसमें कुछ गुण ही नहीं बचा, तो रक्त की क्वालिटी कैसे सुधरेगी। रक्त की क्वालिटी बिगड़ना स्वाभाविक है। और जब ऐसा होगा तो शरीर के अंगों को प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा। प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा तो वृद्धावस्था जल्दी आ जाएगी। वर्क इफिशियंसी धीरे धीरे हमारी कम होने लगेगी। तो इस तरह से व्यक्ति जल्दी वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा, जल्दी रोगों से घिरता चला जाएगा, उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाएगी और व्यक्ति जल्दी मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो वह वो वाली बात जब आती है कि दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, हाँ इसके बतलाए है ना, अन्नमय कोश के अन्नमय कोश के लाभ, निरोगिता, दीर्घ जीवन, चिर यौवन, तो वहां से साधक बड़ा दूर हो जाएगा, तो वो तो मिलना ही नहीं है फिर। तो कब खाएं, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब कड़ाके की भूख लगे, जब कड़क भूख लगे। और भूख लगना भी एक स्वस्थ शरीर की निशानी है ना। तो जब भी कड़ाके की भूख लगे तब हम भोजन करें, बस सिंपल सी बात है। क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। अब अच्छा, कब खाएं के संबंध में एक बात और है कि ऐसा भोजन जो हम सूर्यास्त से पहले भोजन हम कर ले। आपने सुना होगा, ये बात भी बड़ी प्रमुखता से कही जाती है कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो इसके पीछे भी यही बात है कि शरीर का जो पूरा सिस्टम है,
कहीं न कहीं शरीर के हर अंगों को रेस्ट चाहिए। शरीर का ये निरंतर प्रयास रहता है कि अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करे। भीतर जहाँ कहीं भी कुछ विषैले तत्व हैं, वेस्टेज है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसे निकालने का कार्य चलता है। रिपेयरिंग का कार्य चलता है, मेंटेनेंस का कार्य चलता है ना? और ये सारा कार्य चलता है रात में। अब ये सब काम चलेगा और हमने लेट तक खाना खाया है। जब हम लेट में खाना खाएँगे, रात्रि में लेट तक खाना खाएँगे तो क्या होगा कि डाइजेशन, पाचन धीरे-धीरे होगा। पाचन जब लेट होगा तो अंगों को रेस्ट का समय या रिपेयरिंग का समय लेट मिलेगा और उधर तो फिर सुबह फिर हम उठ गए। तो पूरा प्रॉपर टाइम इस अंगों को नहीं मिल पाता। इसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक के माध्यम से या सर्केडियन रिदम के माध्यम से इसमें समझाया जाता है। करंट मेडिकल साइंस में इसे देखा जाता है कि हर एक पूरे शरीर का एक सर्केडियन रिदम है, जो प्रकृति के साथ में लयबद्धता, तालबद्ध बनाने का प्रयास करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के अनुसार दैनिक अपनी जीवनचर्या को अपनाता है, तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक व्यवस्थित रहेगी और बायोलॉजिकल क्लॉक व्यवस्थित रहेगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। मतलब यहाँ हम सूत्र रूप में बात कर रहे हैं योगिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वहीं साइंस को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं ताकि दोनों चीजें में हम समानता स्थापित कर पाए। तो वो ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक यदि व्यक्ति की स्वस्थ बराबर बनी रहेगी प्रकृति के साथ में, तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसी तरह से जैसे अब बात करें कि शरीर के अलग-अलग अंगों की बात करते हैं, तो सुबह का समय होता है, सुबह 5 बजे का समय होता है, जिसमें सुबह 3 से 5 का जो समय होता है, वो लंग्स अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करते हैं उस दौरान। लंग्स का कार्य होता है श्वास लेना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो वो जो समय होता है, उस समय में लंग्स काफ़ी एक्टिव अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए फिर कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करें, साथ में प्राणायाम करें या सुबह के समय में सैर पर निकलें, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें, सैर पर निकलें, प्राणायाम का अभ्यास करें। तो ये जो भी गंदगी लंग्स के स्तर पर, फेफड़ों के स्तर पर जो जमा है, गंदगी को दूर करने का, डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम सरलता से कर देता है। तो सुबह में 3 से 5 का समय, ये सर्केडियन रिदम है। ये वैज्ञानिकों ने इसमें खोज करी कि अ, किस टाइम ड्यूरेशन में 24 घंटे में शरीर का कौन-सा अंग, कौन-सा भाग किस समय में सक्रिय होता है। फिर वो बात करते हैं 5 से 7 के बीच में, सुबह 5 से 7 के बीच में आंतें सक्रिय हो जाती है, काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं और आंतें चाहती है कि अपने भीतर जो भी मल गंदगी जमा है, वो दूर हो जाए और इस समय को यदि हम चूक जाते हैं, इस समय में यदि हम फ्रेश होने नहीं गए, शौच के लिए नहीं गए, तो उसके बाद में फिर मल पड़ा रहेगा और फिर आंतें चूँकि एक्टिव हो गई, तो आंतें जो भी हम भीतर पड़ा है, उसी को सोखेंगी और अब वो चाहे उसके भीतर में मल है, तो मलों में भी जो गंदगी है उसी को सोखना प्रारंभ कर देगी। तो ये धीरे-धीरे रोगों की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। तो 5 से 7 का समय इसका हो गया। इसके बाद में अ, पेट की बारी आ जाती है। पेट काफ़ी एक्टिव हो जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि सुबह के समय में ब्रेकफ़ास्ट यदि करना हो, तो सुबह में 8 बजे के आस-पास में ब्रेकफ़ास्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद में हार्ट थोड़ा-सा एक्टिव हो जाता है, हार्ट की पंपिंग थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। इसी तरह से करते हुए एक समय बाद में ब्लैडर एक्टिव हो जाता है, एक समय बाद में ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। ये बतलाया है दिन का समय बतलाया है कि 1 से 3 बजे का समय है, जिस समय में ब्रेन काफ़ी एक्टिव हो जाता है, शार्पनेस आ जाती है ब्रेन की, उस समय में। तो इस तरह से उन्होंने आगे बतलाया है कि रात का समय है जैसे 1 से 3 बजे का समय है, जिस समय में लीवर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करता है। तो और लीवर 500 से भी अधिक प्रकार की क्रियाओं को हमारे शरीर में करने का कार्य करता है। तो अब इसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करेगा, तो बाइल बनाने का काम भी करता है, पाचक रसों को बनाने का काम भी करता है। तो ये सारी गतिविधियाँ कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाएँगी, यदि हम लेट भोजन करेंगे। तो इसलिए फिर आवश्यक है कि हम भोजन सही समय पर लें। सही समय पर भोजन लेंगे तो अंगों को प्रॉपर समय मिलेगा अपने आप को फ्लशिंग करने का, अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करने का और अपनी एक्टिविटी में सुधार करने का। तो ये तो हो गई कब भोजन करें, इसके संबंध में बात। क्या खाएँ, कब खाएँ, कैसे खाएँ? इसके संबंध में भी फिर बड़ी सरल-सी बात है, चबा-चबा कर खाएँ, धीरे-धीरे खाएँ, शांत मन से खाएँ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम टीवी चलाकर बैठे हैं या अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या मोबाइल देखते हुए भोजन कर रहे हैं, तो ऐसा करते समय में हमारे मन के ऊपर कुछ न कुछ विचार चल रहे होंगे, कुछ न कुछ चिंतन चल रहा होगा। तो स्वाभाविक है
हमारे मन के स्तर पर इस तरह का परिवर्तन जब हम भोजन कर रहे हैं तो उसमें भी परिवर्तन ला देगा। इसलिए कहा जाता है कि जब हम भोजन करें तो शांत मन से भोजन करें और एकांत में अकेले बैठ करके भोजन करें तो हमारे मन का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। यही मुख्य कारण शक्ति है भोजन की। अभी देखिए जैसे हम शादी ब्याह में वगैरह में जाते हैं या कहीं खाने में जाएंगे तो वहां पर भी भोजन जब अलग अलग तरीके से हम स्टॉलों पे लगा होता है, हम भोजन करते हैं, तो वो भोजन भी इसी प्रकार का प्रभाव डालता है। इतने सारे लोगों की दृष्टि उस भोजन पर पड़ी है, तो भोजन के भीतर का जो कारण स्वरूप है, वो विकृत हो जाता है। दुकान पर जाएंगे, दुकानों में मिठाई की दुकान पर चले गए, तो वहां देखिए तरह-तरह की मिठाइयाँ सजी हैं। अब जो उन मिठाइयों को नहीं खा सकता या उसके पास में धन नहीं है, ले नहीं सकता, तो भीतर की हाह इस भोजन के ऊपर जाकर के लिपट जाती है। तो इस तरह का भोजन हम करेंगे, तो ये भोजन कहीं न कहीं हमारे भीतर जाकर के उस प्रकार के भाव उत्पन्न कर देगा। फिर अचानक से ये भाव कभी जीवन में किसी परिस्थिति विशेष में प्रकट होंगे और हमें ऐसा लगता है कि हम तो भीतर से ऐसे हैं नहीं, लेकिन हमने ऐसा स्वभाव प्रकट कैसे हो गया हमारे भीतर? तो इसका कारण यही है कि कहीं न कहीं हमने उस तरह का भोजन किया होता है, इस तरह का भोजन अपनाया होता है, तो वो अपना स्वरूप समय-समय पर प्रकट करने लग जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम भोजन शांत मन से करें और इसीलिए इस भोजन की कारण शक्ति को जानते हुए ऋषियों ने बलि-विष्णु की परंपरा दी, कि जो भोजन बनाया जा रहा है घर पे भी, तो एक तो बनाने वाले के भोजन जो बनाने वाला है उसका स्वभाव कैसा है, तो उसका भी प्रभाव भोजन पर पड़ता है। चलिए भोजन बन गया, जहाँ से भी आया, जिस भी तरीके से आया भोजन, वो भोजन बन गया। बनने के बाद में अब बलिविष्य करके उस भोजन को के संस्कारों को सुधार दिया जाए, तो वहाँ एक बात पहले स्तर पर ये हुआ कि हमने उस स्तर पर भोजन को सुधार दिया। दूसरे स्तर पर बात बनी कि अब हम उस भोजन को करते समय प्रार्थना कर लें, वो भावपूर्ण होकर के पूरी। तो इस तरह से भोजन के संस्कारों को कहीं न कहीं हम सुधारने का काम कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि अनीतिपूर्वक कमाया गया धन और उससे फिर हम जो अन्न खरीदते हैं, उससे हम फिर भोजन करते हैं, तो ये भी हमारे संस्कारों को बिगाड़ेगा। तो इस तरह से हम ये भी ध्यान रखें कि हम किस तरह से धनोपार्जन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी आवश्यकता हो जाती है। फिर चाहे हम सात्विक भोजन भी कर रहे होंगे, हालाँकि वैसा तो मन ही नहीं बन पाएगा व्यक्ति का कि जो तामसिक वृत्ति का व्यक्ति है, वो फलों की ओर या सब्जियों की ओर वो उसका आकर्षण ही नहीं जाएगा। तो वैसी बात ही नहीं बन पाती है। तो वो उस तरह का ही आचरण रहेगा तो भोजन भी उसी तरह का होता चला जाएगा। या कभी हमारा भोजन वैसा है भी सात्विक लेकिन हमने आगे ध्यान नहीं दिया तो हमारा भीतर का स्वभाव राजसिक हो जाएगा या तामसिक हो जाएगा। तो भोजन हम उसी तरह का भीतर की डिमांड है ना, भीतर से माँग उसी प्रकार की आने लगती है। तो ये भीतर इस तरह का भोजन को हमें शामिल करना होता है और इस तरह के संस्कारों को हमें उस भोजन को सुधारने के लिए इस तरह के प्रयास करने होते हैं। तो क्या खाएँ, कब खाएँ, कैसे खाएँ? तो कैसे खाएँ की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये चर्चा है कि इस तरह का भोजन हम रखें और एकांत में बैठ कर के इस तरह का भोजन करेंगे। और कितना खाएँ? अंतिम प्रश्न है, कितना खाएँ? और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संबंध में अ, आयुर्वेद भी इसके संबंध में कहता है कि हित भोग, मित भोग, ऋत भोग, है ना? ये इसको एक दृष्टिकोण से देखता है। योग में हम देखते हैं तो गृहण संहिता में बताया है कि मिताहारं विनायस्तु योगारंभम तु कारयेत नाना रोगान भवन्तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। अर्थात मिताहार के बिना यदि कोई व्यक्ति योग का आरंभ कर देता है, अन्नमय कोश की बात चल रही है, बेसिक लेवल की बात चल रही है, तो बिना मिताहार के कोई व्यक्ति योग का आरंभ कर देता है तो योगी को कोई सिद्धि तो होती नहीं, उल्टा अन्य को प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये स्पष्ट चेतावनी दे दी गई है वहां पर। तो अब ये मिताहार क्या है? बड़ी सरल सी बात है। कहने सुनने में सरल लगती है, जब करने बैठते हैं तो यहाँ पर कठिनाई आती है। तो उसका भी उपाय है। तो मिताहार क्या है? मिताहार का अर्थ है जो भी हमारे जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे पेट की जो भी क्षमता है, क्षमता का आधा भाग भोजन से भरा जाए, एक चौथाई भाग जल से भरा जाए, एक चौथाई भाग वायु के लिए रिक्त रखा जाए। बस इतनी सिंपल सी सामान्य सी बात है। तो ये मिताहार की ऐसा भोजन हम करेंगे तो मिताहार की श्रेणी में आ जाता है। अब हम जब भोजन करते हैं और खास तौर से जब स्वादिष्ट भोजन बना हो तो जीवा तो रुकने का नाम ही नहीं लेती।
और जब जीवा नहीं रुकती तो भीतर मन को बड़ा ही प्रेशर डालती है, मन के स्तर पर बड़ा प्रेशर चलता है कि हाँ भोजन किया जाए। अब तृप्ति, अच्छा योग ऋषि ने इसमें बतलाया है कि भोजन एक स्तर पर औषधि है, दूसरे पर तृप्ति है और तीसरे पर विष है। तो अब हमें यह तय करना है कि हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं। औषधि स्तर का भोजन है, तृप्ति स्तर का भोजन है, या विष के स्तर पर वो भोजन चला गया है। तो हम जब स्वादिष्ट भोजन करते हैं, राजसिक भोजन करते हैं, तो जीवा पर नियंत्रण रुक ही नहीं पाता, मन के स्तर पर नियंत्रण रुक ही नहीं पाता। और जब ऐसा भोजन हम करते हैं तो हम भोजन करते चले जाते हैं, सीमा का ध्यान ही नहीं रहता कि कितनी मात्रा में हमें भोजन करना है। और ऐसा भोजन पेट पर भार पड़ता चला जाता है, ना जल के लिए स्थान बचता है, ना वायु के लिए स्थान बचता है। अब कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी खाद्य पदार्थ आप उसे रख दीजिए, उसके ऊपर एक थैली पैक कर दीजिए उसे, है ना। थैली को पैक करके रख दीजिए तो आप पाएंगे कि उसमें गैसेस बनती है ना। एक अपने प्रकार की अलग अलग तरह की उसमें गैसेस बनती है। तो ऐसा भोजन वो कहीं भी रखे तो उसमें गैस बनेगी, है ना। ये निर्माण होता है। जब हमारे ये भोजन जब हमारे पेट के भीतर भी जाएगा तो वहां भी स्वाभाविक बात है कि वहां भी गैस बनेगी, वात बनेगा। और अब चूंकि बैक्टीरियाज भी हैं भीतर, गुड बैक्टीरिया भी हैं, बैड बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया भी अपना काम करते हैं। तो वहां क्या होगा, पहले स्तर पर वहां पर वात का निर्माण होगा। वात को स्थान नहीं मिला, और सबसे ज्यादा जो रोगों का कारक है, वात पित्त कफ की जब हम बात करते हैं तो तीनों दोषों में जो सबसे प्रभावशाली जो दोष है वो वात ही है। और सबसे ज्यादा बीमारियां देने का कारण भी यही बनता है। इसमें बतलाया आयुर्वेद में कि 20 प्रकार की बीमारियां, कफ या पित्त जो है 20-20 प्रकार की बीमारियां देता है, वात अकेला 70 प्रकार की बीमारियां दे जाता है, जिसमें से सबसे बड़ी बीमारी गठिया की, आर्थराइटिस की देता है। और गठिया भी आर्थराइटिस भी 100 प्रकार का है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। तो वो ये बतलाते हैं कि इसमें वात को संचरण के लिए स्थान होना चाहिए। जब ये स्थान नहीं मिलता है तब ये वात हमारे शरीर में मांसपेशियों में, नसों में, नाड़ियों में धीरे धीरे प्रवाहित होने लग जाता है, और यही दोष का कारण बनता है। तो नाड़ियां हमारी दूषित होने लग जाती हैं, हमारी मांसपेशियां दूषित होने लग जाएंगी, और ये हड्डियों के स्तर तक उतर करके ये वात हमारे शरीर को रोगों से भरता चला जाएगा। तो इसकी आवश्यकता यहाँ पर हमें समझ में आती है। फिर चलिए, वात रोगी है कोई तो उसके शरीर में समस्या हो गई। अब पित्त से ग्रसित कोई व्यक्ति है, वो ज्यादा भोजन कर लेगा तो एसिड रिफ्लक्स होने लग जाएगा, एसिडिटी बनने लग जाएगी, अपच होने लग जाएगा, भोजन नहीं पचेगा। तो इस तरह की समस्या उसके उत्पन्न होने लग जाएगी। कफ प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके कफ बनने लग जाएगा। तो इसलिए फिर ये बात उन्होंने कही, मिताहार की बात उन्होंने पग पग पर कही है कि इसे अपनाया जाना बड़ा आवश्यक है। अच्छा, इसमें इस मिताहार को अपनाने के लिए अब क्या किया जाए। तो फिर इसमें ये कहा कि चलिए अस्वाद को करिए। हम करते हैं ना, हम सबने किया होगा अस्वाद समय समय पर। तो अस्वाद जब हम करते हैं तो उसमें हम देखें कि उसमें भोजन की मात्रा स्वतः कम हो जाती है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि जीभ का स्वाद, जहां जीभ को स्वाद मिला, भोजन को ग्रहण करने की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और जहां उस स्वाद को छोड़ा तो भोजन की मात्रा एक सीमित मात्रा में ही भोजन हम ग्रहण कर पाते हैं। तो जब वैसा होता है तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि मिताहार वाली व्यवस्था बनने लग जाती है। तो उस दौरान, अस्वस्थ व्रत के दौरान क्या अनुभूति हो रही है, कैसे हो रही है, हमें इसे समझना होता है। सामान्य दिनों में सामान्य तरीके से जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय में क्या अनुभूति हो रही होती है, उसे क्या शरीर के भीतर परिवर्तन हो रहा होता है, उसे अनुभव करना होता है। जब हम इन दोनों को फिर जब हम एग्जामिन करते हैं अपने मन के स्तर पर, जब हम इन दोनों का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि हाँ, जब मैंने ऐसा भोजन किया था उस दौरान मैं स्वस्थ भी हो गया था, है ना। शरीर के स्तर पर ऊर्जा का भी अनुभव हुआ, मन के स्तर पर स्पष्टता का अनुभव होने लगा था, क्लैरिटी का अनुभव होने लगा था। तो इस तरीके से प्रश्न आया है बीच में। ठीक है, प्रश्न को एक 5 मिनट में हम ले लेंगे, 5 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और हम प्रश्नों को ले लेंगे। तो मिताहार के संबंध में एक एक बात हमें समझ में आई अस्वाद के संबंध में, कि अस्वाद का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम इसको पाएंगे कि ऐसा ऐसा हमारे शरीर के भीतर, मन के भीतर दोनों स्तरों पर परिवर्तन आने लग जाएगा। ठीक है। तो
एक ही बात बनी। अच्छा। और जब हम बात करते हैं कि मिताहार को कैसे अपनाएं, अब जैसे अलग अलग योगियों ने, अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने तरीके से कार्य किया। युग ऋषि ने भी इसमें बतलाया है कि भोजन में बस दो दो प्रकार के खाद्य पदार्थ रहने चाहिए, एक खाने के लिए, एक लगाने के लिए। एक खावन, एक लगाने वाला और एक खाने वाला, अर्थात एक दाल ले लीजिए, एक रोटी ले लीजिए, या सब्जी हो या रोटी हो, इस तरह का उन्होंने कहा है। भोजन को जितने ज्यादा प्रकार के स्वादों का हम रखेंगे, उतना ही मिताहार वाली व्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी, उतना ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा मन के स्तर पर। तो वो ये बतलाते हैं कि भोजन को एक जैसा रखें, एक जैसा। अच्छा, बाबूजी की बात करें तो उन्होंने भी अपने जीवन में इतने 30-35 वर्षों तक उन्होंने इस तरह का भोजन अपनाया। एक समय टमाटर है तो सिर्फ टमाटर पर प्रयोग किए, एक समय आलू है या रतालू है या जमी कंदे, तो इन पर प्रयोग करना, तो इन पर लंबे समय तक प्रयोग किया। तब जाकर के उन्होंने इस निष्कर्ष को निकाला है कि इस तरह का भोजन मन के स्तर पर प्रभाव डालता है। तो हर एक व्यक्ति साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में, जिन्होंने भी उस श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त किया है, वो इस अन्नमय की साधना से गुजरा है। और ये ऐसा नहीं है कि 1 दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, 5 साल की साधना हो। लंबी साधना से ऐसे योगी गुजरे हैं और अपने बड़ा अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, तब जाकर के वो स्थिति प्राप्त होती है। तो हम ये समझ लें कि 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में यदि भोजन पर नियंत्रण करके वो स्थिति मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। इसे लंबे समय तक अपनाना होता है, जब तक कि वो परिपक्व अवस्था, जो हमने प्रारंभ में बात की, वैसी अवस्था न मिल जाए, तब तक तो इसे अपनाना होगा। तो मिताहार के संबंध में इस तरीके से हम कर लें कि अस्वाद भोजन को रखा जाए अभी भी। जैसे अब अपना एक छोटा सा उदाहरण रखते हुए चलते हैं कि इसको, इसका महत्व समझते हुए भी हमने भी इसके अपने भोजन में परिवर्तन इस तरह का रख रखा है कि नमक, मिर्च, मसाला का प्रयोग बहुत मामूली, मसालों के नाम पे काली मिर्च, काला नमक, जीरा, बस ये 3 प्रकार के मसाले हैं। और किस तरह का भोजन रहता है, तो उबला हुआ भोजन रहता है। रात में जो भी, जैसे मान लिया प्रोटीन के लिए शरीर को कुछ चाहिए, तो उसे भिगो दिया, चने हैं, मूंगफली है, जो भी चीजें हैं, इन्हें भिगो दिया और सुबह उन्हें स्टीम करके, हल्का सा स्टीम कर दिया, हल्का सा बॉईल कर लिया, और फिर उसके अंदर जो भी ये मसाले हैं ये डाल करके इस तरह का भोजन। ऐसा इसमें भी थोड़ा सा स्वाद बना रहे, थोड़ा मन के स्तर पर, हृदय वाली बात आ गई ना, मन को अच्छा लगना चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें उस तरह से चीजें, चटनी है कुछ, ये आंवले की चटनी हो गई, या धनिया की चटनी या पुदीना की चटनी, तो थोड़ी सी वो चटनी डाल दी, थोड़ा सा स्वाद बन गया, तो इस तरह का भोजन चलता है। बीच में एक 1.5 साल, 2 साल के लगभग ऐसा था जिसमें सिर्फ उबली हुई सब्जियों का सेवन किया था। तो उस दौरान पाया था कि मन एकदम एक जैसा चलने लगता है। यह महत्वपूर्ण एक और बात निकल करके आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। पहले वाली बात को जो अनुभव है वो हमने उस दौरान किया कि मन एक जैसा चलने लगता है। आहार शुद्धि की आवश्यकता इसलिए, मन एक जैसा चलेगा, मन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं आएगा। और अध्यात्म में जब हम गहरे शोध में उतरते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारा मन एक जैसा चले, एकाग्र हो जाए। तो इसकी अति आवश्यकता है, और ये आवश्यकता पूर्ति करेगा यही आहार शुद्धि। तो 2 साल के लगभग, 1.5 साल, 2 साल के लगभग उस तरह का भोजन किया था, इसमें उबली हुई सब्जियों का सेवन किया था बस। तो अब चूंकि अपने अपने प्रयोग हैं, अपने अपने तरीके की चीजें चलती हैं, तो उसमें हम करते करते ही चीजें सीखते हैं। तो वजन तेजी से कम होने लगा, वजन पहले ही कम था, और ज्यादा कम होने लगा। तो उस अभ्यास को वो फिर वहां रोका, फिर थोड़े समय रोकने के बाद में फिर धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ाया। अब लेकिन वो चीजें, पिछली गलतियां, उससे हम सीखे, उससे ये सीखा कि भोजन में प्रोटीन की मात्रा भी चाहिए, मसल्स का, मांसपेशियों का निर्माण उसी से होता है। तो फिर हमने इसमें प्रोटीन के लिए फिर चने को, चने हो गए, छोले हो गए, राजमा हो गया, या मूंगफली हो गई, इस तरह की इन चीजों को भी इसमें शामिल कर लिया। और भोजन की व्यवस्था वैसी ही रखी जिसमें उबला हुआ रहे। तो उसी पर इस तरह का भोजन चल रहा है। तो ऐसा प्रयास चलता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और निवेदन करता हूँ अमन भैया से कि आगे के सेशन के लिए संचालन करें, या डायरेक्ट जी प्रश्नों को भैया, ले। जी भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर भोजन संबंधित आपका प्रयोग भी बहुत अच्छा है। तो आइए प्रश्नों को लेते हैं। भोजन संबंधी बहुत सारे प्रश्न होते हैं,
सभी के रहते भी हैं। तो पहले ये ले लेते हैं, चैट में प्रश्न आए हुए हैं। वीरेंद्र भाई साहब का है। भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छी प्रस्तुति, धन्यवाद। विवाह शादियों में जाने पर क्या किया जाए, कृपया प्रकाश डाला जाए। बाबूजी से भी मेरा निवेदन है, तो बाबूजी का भी आशीर्वाद में प्राप्त हो। जी बाबूजी भी कृपया। जी, विवाह शादियों में ना अब देखिए, तरह तरह का भोजन, और आपके सामने इतना, हम कड़ी परीक्षा का समय है वो, वहीं तो परीक्षा होती है हमारी, इतना भोजन का पूरा आपके सामने व्यंजन रखे हुए हैं तरह तरह के, और सुगंध जब आ रही है, और कैसे मन पर नियंत्रण रखे, यही साधक की परीक्षा होती है। यही तो हमें देखना है किस तरह का भोजन हम करें। तो साधक देख लें, वहां पर दाल चावल देख लें, है ना, सलाद देख लें, बस हो गया भोजन, इतना सा करना है। तो मन की कठोर परीक्षा जब होनी हो, तो ये देखा जाए कि इतना सब भोजन हमारे रखा है, और हम फ्री हैं उस भोजन को करने के लिए, कोई बंधन नहीं है, और उसमें भी हम नियंत्रित होकर के भोजन करें। तो फिर ये है कि वहाँ ऐसा भोजन देख लिया जाए, दाल चावल हो गए जो पेट पर हल्का रहे, कुछ वहाँ फल हो तो फल ले लें, या सलाद है तो सलाद ले लें, बस सिंपल सी बात है। जी। जी आचार्य जी को प्रणाम। शरद जी को पहले तो बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। और देखिए, हम में से प्राय हर कोई को शादी विवाह पार्टी में जाना ही पड़ता है किसी न किसी ढंग से। तो खान पान अपना पर्सनल तो सबका अलग अलग रहता है, लेकिन वहां पर जो वैरायटी बना है उसी में उसी से दोस्ती करनी है, क्योंकि वहां नाक मुंह सिकोड़ने जैसी बात तो है नहीं। इतना ना भीड़ है कि दो चार नाक मुंह सिकुड़ेगा तो भी अंतर नहीं पड़ने वाला। तो वहां पर क्या करें कि एक तो पहला बचाव, एक कुछ ट्रिक अपनाना पड़ता है आचार्य। घर तो घर से ही खा कर जाए, तो बाकी रह जाएगा कि हंसना बोलना ये सब। और उसमें देख लिए बहुत सारा कॉफी है, चाय है, कुछ भी मिल रहा है, आइसक्रीम मिल रहा है, वैरायटी खूब रहता है पार्टियों में। तो उसमें से अपने मन लायक है जो कम हानिकारक है लिया जा सकता है। तो वो बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि घर पर से खा कर नहीं गए हैं, तो एक पहले एक गिलास पानी पी लीजिए। तो कितना हो खाएंगे तो उतना स्थान खाली रखेगा ही वो, तो ओवर डाइट नहीं होने देगा। अच्छा, तीसरी बात है कि मान लीजिए कि उसमें है कि हमें लहसुन प्याज डाला हुआ मिलता है। हम सब साधक पहुंच जाते हैं बिना लहसुन प्याज वाले। तो वैसा भोजन चुन लीजिए जिसमें लहसुन प्याज ना हो, या काउंटर पर पूछते जाएं, तो वो लोग जानता है कि ओहो लहसुन प्याज वाला भी, बिना लहसुन वाला भी वैरायटी चाहिए था, क्योंकि काफी बाराती ऐसे भी थे। तो उनको भी नॉलेज मिलता है कि कितने वैरायटी के बाराती हैं, तो उनको लाभ मिलता है। तो दिल्ली में भी हम गए तो कहा कि इनके तो वहाँ पर देखे कि बहुत वीआईपी था। तो वहाँ पर कि हमारे वैरायटी का तो आपके यहाँ कुछ भी नहीं है जी। तो तुरंत ऑर्डर दे करके वहाँ पर बनवा दिया। तो यह है कि जाने से घाटा नहीं होता है, और हमेशा हंसते रहें मुस्कुराते रहें उसमें से, और कम हानिकारक चीजों को लिया जा सकता है, या केवल पानी पिए। वहाँ आत्मीयता बांटने गए हैं, हमेशा ध्यान रखिए। और घर से बात बनती है तो, और अपने घर में है तो, अपने घर में है तो ऐसे पकवान बनवाने कि दूसरों को प्रेरणा मिले, ये काम किया जा सकता है ये। और वहां गए हैं तो आशीर्वाद देने गए हैं वर वधु को भोजन के लिए, तो वो अपना एक, तो ये सब व्यवस्था अपना प्रत्युत्पन्न मति बुद्धि से काम करता है जी। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी बाबूजी। हाँ, शशि जी का हैंड रेज है। जी। जी भैया प्रणाम। जी दी प्रणाम। ये कह रहे हैं जो अभी भैया बताएं, भोजन एक प्रकार से औषधि है, दूसरी प्रकार से तृप्ति है, तीसरी प्रकार से विष है। तो तृप्ति का मतलब हम नहीं समझे। तृप्ति का अर्थ है कि भोजन जब हम कर रहे हैं तो मन के स्तर पर एक सीमा तक, हमने औषधि स्तर पर, जब हम मिताहार की बात कर रहे हैं तो मिताहार की बात कर रहे हैं, तो उस स्तर पर जब हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन हो गया औषधि। उससे थोड़ा सा ऊपर उठे, मन में और इच्छा है खाने की, हमने थोड़ा सा और भोजन कर लिया, तो तृप्त होने लगते हैं। हम कहते हैं हाँ आज हमने भोजन किया, हम तृप्त हो गए, है ना, तृप्त होकर के भोजन किया।
तो मन के स्तर पर एक अच्छा लगने लगेगा, तो वो होगी तृप्ति। उससे ऊपर उठेंगे और ज्यादा भोजन करेंगे, नहीं हमें तो और ज्यादा भोजन चाहिए, स्वाद के इस चक्कर में हम उलझे हुए हैं, तो ज्यादा भोजन चाहिए, तो फिर वो भोजन की जब मात्रा बढ़ जाती है तो वो विष की श्रेणी में चला जाता है। तो तृप्ति का अर्थ है मन के स्तर पर एक तृप्ति का भाव उत्पन्न हो जाए कि हाँ ये भोजन अभी हो गया, लेकिन वो मिताहार से ऊपर की स्थिति आ गई है थोड़ी सी। जी जी भैया, धन्यवाद, प्रणाम। इसमें शरद जी बात एक और भी आती है कि कहीं कहीं लिखा रहता है कि आधा पेट खाएं, एक चौथाई पानी के लिए रखें। तो ये नापने वाला मीटर कहाँ से लावे? हाँ वो तो अपने मूड पर ही पता चलता है कि अब हो गया। अच्छा, एक 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 हल्का सा कभी डकार जैसा भी आ जाए तो इंफॉर्मेशन है कि अब आज के लिए इतना ही। तो वो, तो इसमें एक रह जाती है बात कि कुछ हल्कापन लगना चाहिए बस। तो उतना अच्छा। खाएं जितना कि पचा सकते हो, ये सरल फार्मूला हमको लगा। कितना खाएं? जितना पचा सकते हैं। हम्म, नहीं पचने लायक होगा वही दिक्कत करता है। तो जो अधिक पहलवान है तो वो आधा किलो, उसमें उसको है कि भीम इतना अधिक खाते थे कि सामान्य आदमी नहीं खा सकता। तो गुरुदेव एक व्यक्ति को, एक थे प्रेमानंद जी, तो गुरु जी से बोले, उनके बहुत प्रिय शिष्य में से थे। हमको मिले थे कहीं झांसी साइड में। तो गुरुदेव से बोले, गुरु जी आप हमको सब भाषण दे दीजिए, खाली भोजन पर भाषण मत दीजिए। और ये मत कहना कहिएगा कि कभी कि तुम मत कम खाओ। और कभी हमारी मरने की सूचना मिले आपको तो समझिए कि खाते खाते मरे होंगे। काफी भारी भरकम शरीर था। तो उनके लिए गुरुदेव अलग बताए कि तुम भीम की तरह खाओ लेकिन हनुमान की तरह काम करो, तब नो प्रॉब्लम। तो हमें ये देखना है कि उतना खाएं जितना पचा सकते हो, वही खाएं जो शरीर के लिए सुटेबल हो। और सीजनल लिया जाए तो औषधीय गुण रहता है। प्रसन्न मन से खाया जाए, पसीना की कमाई हो, खुद अर्निंग का है तो और अच्छा लगता है। जी धन्यवाद दी। जी बाबू जी। हाँ, इसमें एक और प्रश्न है चैट में। उज्जवल कुमार जी का, भैया प्रणाम, भोजन के आधे घंटे बाद पानी पीने के कारण मिताहार के अनुसार एक चौथाई वाली बात कैसे पूरी होगी? जी शरद जी। जी इसमें देखिए जब हम भोजन करते हैं, भोजन जब हम कर लेते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त रहती है ना। और जैसे अब मान लिया गरम तवा है, अब गरम तवे पे आप पानी डाल दीजिए तो उसकी अग्नि शांत हो जाती है। ऐसे ही जब हम भोजन कर रहे हैं तो अग्नि प्रदीप्त होती है, और जैसे जैसे जठराग्नि प्रदीप्त होगी वैसे ही उस भोजन का पाचन अच्छे से सही समय पर हो पाएगा। अब पानी क्या करेगा, जब हमने भोजन करते ही पानी पी लिया, ठीक है, एक आध घूंट से कोई विशेष दिक्कत नहीं आती, लेकिन अब ज्यादा पानी जब हम पी लेते हैं तो पेट में जाकर के उस अग्नि को मंद करने का काम करता है, और धीरे धीरे ऐसा भोजन फिर शरीर में दोष उत्पन्न होता है, जिसे आयुर्वेद की इसमें शब्दावली में आम दोष कह देते हैं। जब भोजन पचता नहीं है, पूरी तरह से पाचन नहीं होता, तो आम दोष की श्रेणी में चला जाता है। और यही आम दोष कारण बनता है अनेकों प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण यह आम दोष है। तो ऐसा जब हम कर लेते हैं तो ये भोजन पचता नहीं है। हाँ, फिर वो है कि आप आधे घंटे बाद में उस तरह का जल पी लीजिए, उसको 1 गिलास 2 गिलास जो आपको पीना है। आधा घंटा 1 घंटे की बात कहिए तो आप उसको बाद में पी सकते हैं। तो ये बात है। जी बाबू जी। हाँ जी। उसमें उज्जवल जी, ये अब देखिए इनका है कि आधे घंटे बाद पानी पीने के कारण नीताहार के अनुसार एक चौथाई वाली बात कैसे पूरी हो? तो एक चौथाई वाली बात कही गई है कब तक के लिए? जब तक कि जैसे भोजन हमने किया तो पेट क्या करता है कि एक मैकेनिकल काम भी करता है, उसको पीसने का, ग्राइंडिंग का काम करता है। हम्म, तो कुछ खाली रहेगा तो उसको ग्राइंडिंग में सुविधा होगी। ओवर टाइट किसी चीज को भर दें, बोरा वगैरह किसी सामान को, तो उसमें स्पेस नहीं मिला। तो दोनों पार्टों को पीसने के लिए, अच्छा मान लिया कुछ भोजन हम चिबाए, भली भांति नहीं चिबाए तो काइल में नहीं बदला, पेस्ट के रूप में बदला नहीं। या जो कार्बोहाइड्रेट वाले हैं जैसे कि चावल वगैरह खाए, एक आध बार चिबाए, कुछ है चावल पूरे के पूरे सीधे ही चले जाएंगे उसमें। तो वहां पर वो काइल बनाएगा, उसको लुगदी बनाएगा। लुगदी बनाने के लिए दोनों पेट के जो दीवारें हैं उसको आपस में पीसने जैसा होना चाहिए। अब पानी यदि पी लिया जाता है उस समय तो उसको उसको ग्रिंड नहीं कर पाएगा।
तो और पेट भी बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, भलर भलर हो जाएगा, एसिडिटी भी घटा देगा। तो इसलिए उसको रखा गया है कि पहले उसको पेस्ट बना दें, तो आधा घंटा या 1 घंटा के बाद यदि काइल के रूप में बदल गया तब पानी की जरूरत पड़ती है, और वो तब जाके पाइलोरिक वाल्व नीचे जाने देगा, नहीं तो नीचे जाने ही नहीं देगा जब तक से काइल नहीं बने, इसलिए पेट फूला फूला सा रहेगा। तो मैकेनिकल भी काम करता है और केमिकल, दोनों वाला। तो दोनों में वहां पर से व्यवस्था के लिए ऐसा रखा गया है। तो बाद में पानी पीने से दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें हेल्प करता है, और हेल्प करके नीचे की तरफ छोटी आंतों में ले जाएगा जी। नेक्स्ट। जी जी। राजेंद्र गोयल जी। जी बाबूजी को प्रणाम, शरद भैया को प्रणाम। हाँ। भैया ये जब से हमने बाबूजी से जुटे हैं तो हमने आहार में तो काफी अपना सात्विकता ले आए हैं, और उषापान भी पहले नहीं करते थे, वो भी चालू किया। तो शुरू में तो जैसे सुबह 4 बजे उठे, उषापान किए तो प्रेशर बनता था, जाते थे फ्रेश होते थे, फिर सारे दैनिक क्रिया। अब धीरे धीरे कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि उषापान तो हमने बढ़ा दिया, मंत्र लेखन साथ में करते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं बनता है। अब मन में एक बेचैनी रहती है कि प्रेशर नहीं बना तो आसन प्राणायाम करें ना करें, और प्रेशर नहीं बना तो जबरदस्ती जाके बैठे, तो फिर लगता है कि लैट्रिन कड़ी सी हो रही है। तो उसके बाद जो है मन में एक उथल सी रहती है कि पेट साफ नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या किया जाए भैया? जी, प्रणाम भाई साहब। इसमें देखिए, एक तो पहले ये देखें कि रात का भोजन किस समय में हो रहा है अपना, ना? क्या वो तो भैया सूर्यास्त? 7 बजे हो जाता है, 3 घंटे पहले, सोने के 2 घंटे 3 घंटे पहले। ठीक है। और आपकी शारीरिक उम्र कितनी है आपकी? 63। ठीक है। तो अब वजन भी देखिए। कम है। जी, तो अब देखिए, भोजन में कुछ इस तरह के पदार्थों को भी शामिल करिए जो इसमें सहायक होते हैं, विरेचन का कार्य भी करते हैं, जैसे पपीता हो गया, अमरूद हो गया, है ना? तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं बनने देंगे या मल को बंधने नहीं देंगे। पानी की मात्रा से सुबह वाली तो आवश्यक है ही, दिन भर में भी हम पानी की मात्रा को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो भी देखना है। तो जी लीटर वो टू भी लीटर चलता पानी रहता लेना। है, वो भी सही है। पपीता भी लेते रहते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक काम करिए, कुछ दिनों का अभ्यास है, करके देखिए। रात के में सोने से पहले, सोने से 1 घंटा पहले एक कप दूध ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डालकर, गाय का घी डाल करके उसको आपको पीना है। जब ये करेंगे तो जी आपको सुबह शौच में बड़ी सरलता हो जाएगी। कुछ दिन इसका अभ्यास करके जी तो इससे भी हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि चिंतन के चलते भी कॉन्स्टिपेशन डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाए कि जी गिर जाए ना, तो वो जी भी जी सीधा संबंध है दोनों का। तो इससे तो वैज्ञानिकों ने जो खोज करी है वे बताते हैं कि आईबीएस की समस्या, इरिटेटिव बोल सिंड्रोम तक इसके माध्यम से हो जाता है। यदि हम चिंतन विकृत व्यक्ति का लगातार नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो थोड़ा सा कहीं देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है, छोटा मोटा कहीं है तो उसमें भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो ये लीजिए, इसका उपाय करें तो ये सुबह में फ्रेश होने में सहायक होगा। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान लिया कि अब सुबह फ्रेश नहीं हो पाए तो अब उसमें समय वेस्ट ना करें। आपका आगे का जो भी शेड्यूल है, जो भी आपकी दैनिक चर्या है, उसे अपनाते चलें। जो भी प्राणायाम वगैरह जो भी साधना है, हल्का फुल्का जितना भी संभव हो पाएगा, लेकिन उसको रूटीन को बराबर मेंटेन करते चलें। तो इस तरह से उसको रखते हुए चलेंगे, है ना? जी, मतलब ये फ्रेश होने के चक्कर में आसन प्राणायाम न छोड़ा जाए। हाँ, ये तो वैसे भी अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप जैसे कुछ आसन का अभ्यास आपने किया तो करते करते भी आपको शौच की आवश्यकता महसूस हो जाएगी। तो उस जी दौरान, है ना, तो मतलब चीजों को इतना टाइट ना रखें, इतना कड़ा ना रखें कि इसके बाद ये होने के बाद ही मैं ये करूंगा, ये होने के बाद ही ये करूंगा। बड़ा इजी रखें, बड़ा जी सरल जी 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 रखें, चलते चलते। जी। जी भैया प्रणाम। जी सुशील कुमार जी। जी प्रणाम सभी को। प्रणाम। जी मेरी जिज्ञासा कि यह है कि पहले भी एक दो बार मैंने किसी सज्जन से सुना है कि ये जो जठराग्नि की बात होती है कि जठराग्नि मंद पड़ जाएगी पानी पीने से, क्या जी। ये ऐसी अग्नि है जैसी अग्नि हम बाहर जलाते हैं हवन कुंड में या खाना बनाने के लिए? नंबर 1।
दूसरी बात ये कि जैसे हम गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक या शीतल जल वगैरह पीने की वो करते हैं, पीते हैं, और या और भी कोई शीतल पेय पदार्थ पीते हैं, शीतल खाना भी खाते हैं कभी कभी, तो क्या उस वक्त तो जठराग्नि बिल्कुल डेड हो जाती होगी, फिर तो वो पचने में प्रॉब्लम खड़ी करेगी? जठराग्नि का संबंध भाई साहब, जैसे हम करंट मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से बात करें तो डाइजेस्टिव जूसेस है, तो इससे इसका संबंध देखेंगे। वैसी अग्नि प्रदीप्त नहीं होती जैसे हम यज्ञ में करते हैं, ये तो एक उदाहरण ऐसा दिया जाता है। तो जब हम जठराग्नि की बात कर रहे हैं तो भीतर की अग्नि जैसे अभी बाबूजी ने बताया कुछ केमिकल्स के रूप में, है ना, तो केमिकल रिएक्शंस के रूप में एसिड, या हम इसे बात करें तो सामान्य शब्दों में समझे तो HCl एसिड होता है हमारे पेट में, तो भोजन को पाचन का कार्य करता है। तो प्रोटीन्स को तोड़ने का काम हो या अन्य जो पदार्थ है उनको तोड़ने का काम जो करेगा वो ये एसिड करता है। तो एसिड को यहाँ उस अग्नि की संज्ञा, करंट मेडिकल साइंस उसे एसिड कह देगा, तो आयुर्वेद उसे जठराग्नि कह देगा। बस बात सिंपल सी ये है, ठीक है। और दूसरी बात आती है कि जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं या वो पीने के बाद में जठराग्नि पूरी तरीके से शांत हो जाएगी। देखिए जठराग्नि का कार्य है पाचन करना, और पाचन की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी या कुछ इस तरह का पिया, ये खाद्य पदार्थ इस तरह का खाया जो ठंडा है, तो बॉडी के टेम्परेचर तक आने में उसे थोड़ा सा समय लगेगा। इसीलिए जब हम भोजन कर रहे हैं तो उस तरह का भोजन हो जो ना तो ज्यादा ठंडा हो और ना ज्यादा तीक्ष्ण, ज्यादा गर्म हो या ना ज्यादा उष्ण हो। तो जब हम वैसा भोजन करते हैं तो शरीर को उस भोजन को अपने टेम्परेचर के अनुसार लाने का थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, उसको लाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। तो पहले तो वो समय चाहिए, तो समय जब वहां समय चाहिएगा उस भोजन को टेम्परेचर को लाने में, तो भोजन को पचने में समय लगेगा। तो इसलिए फिर इस तरह का भोजन पचने में समय ले लेता है। बात बात इतनी सी, पचेगा तो वो भी सभी प्रकार का भोजन शरीर पचाएगा, लेकिन किसी प्रकार के भोजन को पचने में समय लग सकता है, कौन सा प्रकार का भोजन जल्दी पच जाता है। अब जो धीरे पचेगा तो स्वाभाविक है ऊर्जा भी धीरे देगा, ऊर्जा धीरे देगा तो शरीर की क्षमता भी धीरे धीरे ही बन पाएगी। अब हमारे मस्तिष्क को की क्षमता मस्तिष्क की आवश्यकता है कि वो शरीर की ऊर्जा का 20% भाग वो ले लेता है, तो स्वाभाविक है यहाँ तक ऊर्जा धीमी पहुंचेगी, शरीर के अन्य अंगों तक ऊर्जा धीरे पहुंचेगी। अच्छा, अब जो भोजन हमने किया, जो भोजन किया शरीर उसी में से ऊर्जा बनाकर उसी भोजन को पचाने के काम में भी ले लेता है। तो अब जब हम इस तरह का भोजन कर रहे हैं जो ज्यादा ठंडा है या ज्यादा इस तरह का है, तो वो उसको पचाने के लिए फिर ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा। तो एंड ऑफ द डे लास्ट में जब हमें ऊर्जा का जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट भी कम मिलेगा, है ना। तो जब कम मात्रा में ऊर्जा मिलेगी तो हमारे शरीर के अन्य अंगों को तक जब उस ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो इस तरह से सभी अंगों तक कहीं ना कहीं समस्या धीरे धीरे उत्पन्न होती है। जी, तो ये इसको एसिड की तरह आपने समझेंगे। जी भाई। आपने सर ये प्रोटोकॉल जो बताया पूरा भोजन का, जी उसके प्रकार बताए और उसके खाने के तरीके बताए हैं, तो ये सिद्धांत तो बात ठीक है, परंतु व्यवहार में ये क्या एक साधक के उतर पाएंगी? क्योंकि जैसे बाबूजी बहुत ज्यादा टाइम प्रवृज्जा पर रहे हैं, और भी जो गायत्री साधक हैं जिन्होंने समय दान दिया वहां पे वो प्रवृज्जा पर रहते हैं, तो प्रवृज्जा पे तो भोजन मिलने वाला टाइम से नहीं है। या जैसे हम किसान हैं, खेत में खाना चला गया, अब ये प्रोटोकॉल कैसे फॉलो हो? ये तो व्यवहार में मेरे को नहीं लगता कि सभी के लिए संभव हो पाएगा। तो कोई ऐसा साधारण सा तरीका जो उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन ना हो, वो साधक के लिए क्या रहेगा सर? हाँ, तो यही अन्नमय कोश की साधना यही है भाई साहब। यही हमें ये देखना है कि मेरा जो भोजन, मेरी जो दिनचर्या, मेरा जो शेड्यूल है उसमें किस तरीके से इस अन्न को समझा जाए, है ना। मान लिया कि अब जैसे परिव्रज्या पर हम रहते हैं, तो परिव्रज्या पर जब हम हैं तो अब जो भोजन उपलब्ध हो गया वही भोजन हम करेंगे। तो वहां पर जब संस्कार वाली बात आती है तो संस्कारों के लिए फिर हम वही करें कि भाई प्रार्थना कर लें, उस मन से उस भावपूर्ण होकर के प्रार्थना करें तो भोजन के संस्कार को सुधारने के लिए। फिर जो भी उपलब्ध हो गया, फिर अब यदि हमें लगता है कि नहीं ये भोजन उस तरह का नहीं है जिस तरह का भोजन हमें चाहिए, तो सीमित मात्रा में भोजन लेंगे, कम मात्रा में लेंगे। तो वैसा उपाय कुछ अपनाना होता है वहां पर। अब किसान है, खेत में जाकर काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है उसे परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा तो उसकी भोजन की रिक्वायरमेंट उस तरह की हो जाएगी जिसमें वैसा भोजन चाहिए जो उसे लंबे समय तक ऊर्जा दे पाए, तो वैसा भोजन उसे वहां अपनाना पड़ेगा।
तो ये तो हेर फेर करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुख्य बात इसमें ये है कि हम इस चीज का ध्यान रखें कि पहली चीज मितहार के स्तर पर, है ना, कि भोजन की एक सीमित मात्रा हो। और जैसे बाबूजी ने भी बतलाया, सबसे सरल सा तरीका वो है कि एक स्वयं को लगने लग जाता है कि हाँ, इतना इतना भोजन मेरे लिए ठीक है। वहां तक की अवस्था, भोजन में मिर्च मसालों का प्रयोग इतना तो हम कर ही सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें भी यदि हम लेकर के चलेंगे तो बात धीरे धीरे बनने लग जाएगी। जी बाबूजी। जी ठीक है। सुशील जी का बड़ा व्यवहारिक है। तो हम लोग भी क्षेत्र में एक गुरुदेव का लेख पढ़ रहे थे, तो उसमें से मिला कि प्रवास में वही लोग निकले परवज्या में जो बासी मिले, ताजा मिले, चाहे जब मिले, जैसा मिले, खाएं, पचाएं और प्रशंसा भी करें और काम में लगे रहें। मरीज बन करके ना जाएं कि हम यही खाते हैं वही खाते हैं, ऐसा ही चार्ट रहेगा तो खाएंगे तो तू तो आफत बन के गया है, सेवा क्या करेगा वहाँ। तो यह है कि अब इसमें छोटा फार्मूला क्या, तो उन पक्षियों वाला हित भूख ऋत भूख मित भूख, बस को भूख क्या खानी चाहिए, क्या खानी चाहिए, हित भूख मित भूख ऋत, वो खाएं जो कि शरीर के लिए, अपने के लिए सुटेबल है। बस बाजार में सारी सब्जियां बारी बारी खाकर देखेंगे तो पता चल जाता है कि ये हमारे लिए सुटेबल है। तो बाहर के लिए तो आपातकाल की व्यवस्था है, तो उसमें निर्वाह करने के लिए कुछ अपने पास भी बोले कि हमेशा रखे रहो, सत्तू वगैरह कुछ चना ऐसा कुछ रखो कि जो मिला उसमें से लिए कुछ अपने तरफ से भी, कि उन लोगों पर लोड ना पड़े। और तो अपने लिए फायदेमंद की जो बात रहती, तो घर पर जब तक से हम रहें तो ये लाभ है। एक और भी बात है कि ढेर सारा चार्ट की क्या जरूरत है। 6 चीज शरीर में जरूरत पड़ता है: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सॉल्ट, विटामिन और जल। तो चाहे जिसे सोर्स लें। और यहाँ हमने देखा, इसमें देखे एक प्रश्न आया हुआ है इनका, कि इसमें अंडे वंडे कुछ लिखा हुआ है, इनका है, निशांत जी का है। जी जी बाबू जी। पढ़िए इसमें तो क्या निशांत लिखे जी का हैं। प्रश्न है, हम्म, रासिक और तामसिक भोजन का एक भी फायदा नहीं है क्या? फिश और एग में और मीट में तो प्रोटीन भी होता है। निशांत सिंह। जी फायदा तो वही बताए कि 6 चीज ही भोजन शरीर को चाहिए: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन और जल। तो ये हर उसमें मिलेगा, तो इसमें भी है, एग में भी है, फिश में भी है, मीट में भी है, साग सब्जियों में भी है। तो हमारे बॉडी तो इन्हीं चीजों से सिर्फ लेगा, इन 6 चीजों का। अब रह गया कि मीट, फिश, एग वगैरह की प्रोटीन का क्वालिटी क्या है। तो यदि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, मीट वगैरह के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक खेप में नहीं टूटते हैं, वो जटिल प्रोसेस से टूटते हैं। उतने ईंधन में, कम ईंधन में साग सब्जियों और जो ये भेज भेज भोजन से हैं उसमें से पचा लेता है। तो ये रहता है कि अपना ईंधन कितना खर्च हुआ। तो हमें तो लेना है 6 चीज ही, चाहे जहां से ले। प्रोटीन हम दूध से भी ले सकते हैं, सब्जियों से, बादाम, मूंगफली, सोयाबीन, इन सब से भी ले सकते हैं, जो कि कम एनर्जी में उसको पचाया जा सकता है और अधिक मात्रा में यूज कर लेंगे। मीट के प्रोटीन थोड़ा सा जटिल होता है, पचाने में समय लगता है और टाइम टेकिंग। तो प्रोटीन से मतलब है मीट से लेना। अब रह गया कि अब अध्यात्म में जाएंगे तब संस्कारों की बात आती, कि वो उसका भोजन वात पित्त कफ के आधार पर नहीं है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये पूछना है इनका कि राजसिक और तामसिक से फायदे नहीं है, खूब फायदे हैं। राजसिक खाएंगे तो राजा बनेंगे, तामसिक खाएंगे तो शक्तिमान बनेंगे। उस शक्ति है, अधिक है, तो पचाने की क्षमता हो तब खाएं। यदि कोई साइड इफेक्ट नहीं डाला बॉडी में तो पूरा विश्व भोजन है। तो ये मिलेगा हम लोग को पाशुपत ब्राह्मण परिषद में मिलेगा इसकी जानकारी। ये उनके लिए जानकारी दी जाती है, क्योंकि हर आदमी का पाचन क्षमता वैसा नहीं है और मेंटेलिटी वैसा नहीं है, तो भोजन की कैटेगरी उनके लिए बांट दी जाती है। कुछ सात्विक स्वभाव वाले हैं, रिसर्च में है, तो उनकी बुद्धि शार्प रहे तो सात्विक भोजन सही रहेगा। लहसुन और प्याज के बारे में भी लिखा है वांग्मय नंबर 41 में, पूज्य गुरुदेव ने, ये लेनी चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि यदि अध्यात्म क्षेत्र आपका है, आत्मानुसंधान में लगे हैं, तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, उसको पेट में न ले जा करके बाहर प्रयोग कर सकते हैं। किसी चोट मोच है, गठिया है, तो घुटनों पर तेल बनाकर मालिश करने, फॉर एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज के लिए जरूरत पड़ता है, जो कि मन और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हर तरह के लोगों के लिए ऐसा है। और डिफेंस में, फौज में, फोर्स में, तो उनको आत्मानुसंधान में कम और अधिक लगाना पड़ता है, बलवर्धक है।
और कैप्टन के आदेश से हमें काम करना है। तो वहां पर ये सब भोजन को डाइटरी सप्लीमेंट में रखा गया। तो कैसे शरीर की नीड है इसके आधार पर भोजन का बंटवारा किया गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो। जी बाबूजी, नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन है सुनील जी का है, प्रणाम। भूख लगने पर किसी चीज में मन क्यों नहीं लगता, और भोजन से शरीर की रक्षा होती है या प्राण की? किसकी वृद्धि हो किसकी चलिए वृद्धि शरद जी। हो, शरीर की या प्राण की? देखिए, भोजन जब हम भोजन करते हैं तो यह मन के स्तर पर भी प्रभाव डालता है। और जैसा हमने अभी बात की कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, है ना, इस तरह का उत्पादन भी होता है जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं या मीठे की तलब उत्पन्न होती है। तो जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो एक भीतर संतुष्टि का भाव कहाँ से आता है, तो ये डोपामाइन या ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज होना शुरू हो जाता है, ये सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, तो मन के स्तर पर अच्छा लगता है। अब मन के स्तर पर अच्छा नहीं लग रहा है, इस कारण ये कि कहीं ना कहीं ये ट्रांसमीटर्स में के उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो इस कारण से फिर मन भी नहीं लगता। जब आपने भोजन कर लिया तो मन लगने लगेगा। तो ये इसका संबंध सीधा न्यूरोसाइंस के साथ में इसका संबंध है। जी, दूसरा प्रश्न है इनका। जी भैया, ये तो हो गया। चौहान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी भाई साहब प्रणाम। जी, प्रणाम। शरद जी, थोड़ा बताया जाए कि जो आपने क्लास तो बहुत शानदार रही है, कि जो हमारे रेफरेंस पॉइंट क्या हैं, जो जो आपने बताया कि डिफरेंट टाइम से जो है हमारे ऑर्गन्स जो एक्टिवेट होते हैं डिफरेंट टाइमिंग पे। दूसरा है कि शरीर की अकड़न को लिए पहले भी प्रश्न रखा था हमने, इवन आफ्टर व्यायाम प्राणायाम को अच्छी तरह फॉलो करते हुए भी जो है, और योगासन को भी, शरीर की अकड़न से किस तरीके से छुटकारा पाया जाए, खासकर मतलब बढ़ती हुई उम्र में। तो शरीर की अकड़न के लिए तो भाई साहब इसमें यह है कि पहले ये देखना है कि वात तो नहीं बन रहा है शरीर में ज्यादा। वात क्या करता है कि ये मुख्य कारक है इसमें, मांसपेशियों में रुक्षता ला देता है, ड्राइनेस ला देता है, और ड्राइनेस जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में लचीलापन समाप्त होता चला जाता है। तो बिल्कुल लचीलेपन सही का बात है, बात का जो है प्रकोप बढ़ा हुआ रहता है जनरली हमारे ऊपर। हाँ। जी, है ना। हम्म। तो ये बना हुआ रहेगा तो लचीलापन शरीर में उतना जितना हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है फिर। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे कि यदि आपका वात शरीर है, ड्राइनेस शरीर में रहती है, तो फिर क्या करेंगे कि थोड़ा सा भोजन में जैसे हमने बात की स्निग्ध आहारों को लेंगे। स्निग्ध आहार में जैसे आपका घी हो गया, है ना, गाय का घी हो गया, या तिलहन तेल हो गए, उनको ले लेंगे। अब जैसे इसके लिए करें कि जैसे अभी भाई साहब से एक बात हुई थी तो उसमें अ, दूध रात में आप लेते हैं तो उसमें दूध भी लेना है, थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा मात्रा में दूध नहीं लेना है, क्योंकि ये भी इसमें भी प्रोटीन है। लेट नाइट दूध लेंगे तो प्रोटीन को तोड़ने में भी शरीर को बड़ा श्रम करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा मात्रा में 1 कप दूध ले लिया, उसमें 1 चम्मच घी डाल लिया, उसको लीजिए धीरे धीरे। तो शरीर के भीतर की ड्राइनेस को समाप्त करेगा। तो ये बड़ा आवश्यक है। तो ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति को, जैसे मान लिया कोई एक बात कह दिए या शास्त्रों में एक बात का वर्णन कर दिया तो वो सभी पर समान रूप से 100% लागू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमें ये जो अन्नमय कोश की साधना है इसमें टेस्टिंग करनी होती है। इस प्रकार का भोजन करके देखें कैसा प्रभाव आ रहा है। शरीर सम अवस्था में है, व्यवस्थित अवस्था में है, वात पित्त दोष तीनों सम अवस्था में है, तो ये ऐसा भोजन, इस तरह की दिनचर्या, इस तरह की डाइट मेरे लिए ठीक है, ऐसा अपनाना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि एक तो थोड़ा सा अपने भोजन में इस तरह की चीजों का प्रयोग कर लें। अच्छा, एक तो फिर ये भी डरा दिया गया आजकल कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा ज्यादा तेल का प्रयोग कर लेंगे तो जब हम फिजिकली एक्टिव हैं और जब हम अच्छे से पचा पा रहे हैं, जब पाचन क्षमता अच्छी है, तो फिर वैसी संभावना नहीं रहती है। एक्टिव लाइफ स्टाइल है हमारी, काफी हम जो है आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, या दैनिक दिनचर्या में भी है, जो हमारा वर्क जो है, काम, हमारा नेचर ऐसा है कि जब उसमें ज्यादा हम एक्टिव रहते हैं तो शरीर पचा जाता है इन चीजों को। वो उन लोगों के लिए फिर कह दिया गया है जिनकी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है और शरीर के स्तर पर ज्यादा कुछ काम होता नहीं है ना। तो इसको एक अपना लें। और दूसरा, आसनों का अभ्यास आप जब निरंतर करेंगे तो निरंतर आसनों के अभ्यास से ही लचीलापन बढ़ता है। और उस आसनों के अभ्यास के दौरान फिर होल्डिंग करना, जैसे हम बात करते हैं, तो आप होल्डिंग जब करेंगे तो वो मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उनके टिश्यूज धीरे धीरे उनमें खिंचाव आएगा ना, खिंचाव आएगा तो धीरे धीरे वो लचीलापन बढ़ने लगेगा, इलास्टिसिटी बढ़ने लगेगी।
तो ये चीजें हैं, 2 चीजें हैं। एक तो वात का मैनेजमेंट करें, वात का प्रबंधन करें। रात का खाना जैसे जैसे आप लेट खाएंगे, चाहे मैं भी हूं या कोई भी व्यक्ति हो, रात का खाना जो व्यक्ति लेट खाएगा वो वात बनना ही है, और उससे हम अपने आप को नहीं बचा सकते। तो सबसे पहला काम हम ये करें कि सूर्यास्त से पहले कैसे भी करके भोजन को कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हम सभी वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं ना, हम सबका शरीर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर में वात रोग बढ़ता चला जाता है। जब हम पैदा होते हैं तब कफ प्रदान होता है शरीर, युवावस्था के दौरान पित्त प्रदान होता है, और इस दौरान वृद्धावस्था के दौरान वात प्रदान हो जाता है शरीर। तो वात तो वैसे भी शरीर में बढ़ रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये है कि शाम का भोजन एक कर लें। इसीलिए ऋषियों ने कह दिया है कि भाई सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए। तो एक इसका मैनेजमेंट कर लें, थोड़ा सा कुछ घी का प्रयोग करें साथ में, और तीसरा आसनों के अभ्यास के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी रखें। तो ये बात तो ये हो गई। दूसरा जो प्रश्न था उसमें कि बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो इसमें अभी टाइम कितना हो रहा है हमारे पास में, तो ठीक है, इस समय प्रश्न हो को गया भैया जी, तो ठीक, ग्रुप या में तो डाल ये है देना कि कोई। मैं लिख करके आपको सारा डाल दूंगा, पूरा उसका चार्ट, कि सुबह से लेकर के रात तक, है ना, किस तरह से लीवर किस समय में एक्टिव रहता है, आंतें किस समय में एक्टिव रहती हैं, और किस समय में ब्लैडर एक्टिव होता है। वो पूरा उसका एक सिस्टमेटिक चार्ट है, वो पूरा आपको उसमें डाल देंगे। धन्यवाद। जी, प्रणाम। शांति पाठ करें हम ये। जी भैया जी। चलिए, कमर गर्दन सीधी, नेत्र बंद, गहरी श्वास भरेंगे। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं, दीपावली के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं, और सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद।